अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम जी एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथफ्लिक्स बाय हाशिम जी। भाई आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेतहाशा यूनिवर्सिटीज के अंदर आता है। आप इधर लम्स का टेस्ट दे रहे हो, आप आईबीए का टेस्ट दे रहे हो, आप नस का टेस्ट दे रहे हो, आप फास्ट का टेस्ट दे रहे हो, या फिर आप डिजिटल सेट को अटेम्प्ट कर रहे हो। मीन, मीडियन, मोड, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा जाएगा। जहां पे भी जनरल मैथ्स आ रही है, जो भी बीबीए की यूनिवर्सिटी है, जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर बेसिक मैथ्स इन्वॉल्व होती है, वहां पे इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट लाजमी तौर पर आता है। तो भाई सबसे पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी, मीन होता क्या है, मीडियन होता क्या है, मोड कहते किसे, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कैसे यूटिलाइज कर रहा होता है। अक्सर बच्चे जो है ना इन 3M से बड़ा खौफजदा हो जाते हैं। 3M जो है ना, ये बहुत सारे बच्चों को रुला देता है। उन्हें समझ में नहीं आता मीन में क्या डिफरेंस है, मीडियन क्या होता है, मीडियन मीन से अलग कब है, मोड क्या होता है हमारे पास। तो सबसे पहले तो हम एक नॉर्मल सी बात समझ लेते हैं कि भाई मीन होता क्या है। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, अगर हम सबसे पहले इस जुमले को देखें कि भाई मीन कहते किसे हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, मीन क्या होता है, मीन एवरेज को कहा जाता है। आसान तरीन भाषा के अंदर अगर आपसे मैं बात करूं ना, मेरा बेटा, मीन किसे कहा जाता है, मीन कहा जाता है एवरेज को। यानी कि आपके पास जो भी आपकी टर्म्स हैं, आपने उनका सम ले लेना है। यानी कि सम ऑफ ऑल दी टर्म्स, आपने तमाम टर्म्स का आपने क्या ले लिया, सम ले लिया, और उसको फिर डिवाइड करवा दिया नंबर ऑफ टर्म्स से। उसको डिवाइड करवा दिया किसके साथ, नंबर ऑफ टर्म्स के साथ। ये कहलाता है हमारे पास क्या, मीन। अच्छा, मीन का एक और फॉर्मूला भी होता है। मीन का एक और फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मीन का एक और फॉर्मूला होता है कि आपके पास अगर सीक्वेंस गिवन है, तो आप पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ये फॉर्मूला उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास कंसेक्यूटिव टर्म्स हो, यानी कि हमारे जो नंबर्स आ रहे हैं वो एपी के अंदर गिवन हो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर अगर मेरा सीक्वेंस गिवन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर मेरी सीरीज गिवन है, उस वक्त हम सेकंड वाले फॉर्मूले को मीन के लिए यूटिलाइज करते हैं। पहला जो फॉर्मूला है वो तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला है मीन का, कि भाई आपने तमाम सीक्वेंस की टर्म्स का सम लिया, डिवाइड के अंदर आपने नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करवा दिया। मीन का एक और नाम क्या होता है, एवरेज। मीन का दूसरा फॉर्मूला कब यूज करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, अगर तो आपका सीक्वेंस आपकी सीरीज एपी के अंदर है, या फिर अगर आपके पास कंसेक्यूटिव सीक्वेंस गिवन है, उस सूरत के अंदर भी आप इस फॉर्मूले को यूज कर रहे होते हैं। तो बेटा, मीन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, मीन क्या होता है। अब देखो हमारे पास जो सेकंड चीज आती है ना, ये आती है मीडियन। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई मीन तो देख लिया, मीडियन क्या होता है, मीडियन किस चीज को कहते हैं। देखो, मीडियन का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। मीडियन को आसान जबान में कहा जाता है कि आपको कोई भी सीक्वेंस अगर गिवन है, उस सीक्वेंस की जो मिडिल वैल्यू होती है वो मीडियन होती है। यानी कि कोई भी सीक्वेंस आपको गिवन है, कोई सीरीज आपको गिवन है, उस सीरीज की जो मिडिल टर्म होगी ना हमारे पास, वो क्या होगी, हमारा मीडियन होगी। अच्छा, अब कैसे होगी, अब देखो फॉर एग्जांपल, आपको कोई भी सीक्वेंस गिवन है, कोई भी सीरीज गिवन है, आपने सबसे पहला काम क्या करना होता है, उस सीक्वेंस या सीरीज को अरेंज करना होता है। डायरेक्टली मिडिल टर्म नहीं निकालते, हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर के ऊपर अपने सीक्वेंस को, अपनी सीरीज को अरेंज करते हैं फ्रॉम लोएस्ट टू ग्रेटेस्ट। यानी कि आप हमेशा लोएस्ट से ग्रेटेस्ट के ऊपर अपनी सीक्वेंस को अरेंज करोगे, उसे एक असेंडिंग ऑर्डर के ऊपर या डिसेंडिंग ऑर्डर के ऊपर लेकर आओगे, सही है ना। उसके बाद आप देखते हो मिडिल वैल्यू कौन सी है, उसके ऊपर आपका मीडियन आ रहा होता है। मगर देखें, ये बात तो हमने सीख ली कि मीडियन होता क्या है। मीडियन किसे कहते हैं, मिडिल टर्म को। आप अपनी सीक्वेंस को पहले अरेंज करते हो इन पर्टिकुलर ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद देखते हो मिडिल टर्म क्या आ रही है। मगर बहुत से केसेस के अंदर होता क्या है कि भैया हमारे पास अगर इवन टर्म्स गिवन है, फॉर एग्जांपल आपको 8 टर्म्स गिवन थी, अब 8 टर्म्स के अंदर जो बीच की वैल्यू होगी वो 2 होंगी, क्योंकि आपके पास एक सिंगल बीच की वैल्यू कभी भी नहीं आ रही होगी। तो उस केस में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। तो भाई इसको एक फॉर्मूले पे पढ़ा रहे होते हैं कि हमेशा देखो, अगर तो आपकी टर्म्स ऑड है, यानी कि लेट सपोज 9 टर्म्स गिवन है, 11 टर्म्स गिवन है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो किया जाता है n प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2 th टर्म। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, अगर मेरे पास ऑड टर्म्स गिवन है। यानी कि भैया मुझे 9 टर्म्स गिवन थी, मुझे मिडिल टर्म निकालनी है, मीडियन निकालना है, तो इस फॉर्मूले के ऊपर आप निकाल लोगे, नंबर ऑफ टर्म्स डालोगे, प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको आंसर आ जाएगा कि भाई लेट सपोज पांचवी टर्म आपकी मिडिल टर्म है या छठी टर्म आपकी मिडिल टर्म है। और अगर मेरी टर्म्स इवन हो, यानी कि फॉर एग्जांपल मुझे इवन टर्म्स गिवन है, लेट सपोज 6 टर्म्स गिवन थी और मुझे उसका मीडियन निकालना है, तो उसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है, उस केस में हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंपल, n डिवाइडेड बाय 2 th टर्म, n डिवाइडेड बाय 2 th प्लस का n प्लस का 2, n प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 2 th टर्म, और होल डिवीजन में 2 आ जाता है। क्या फॉर्मूला होता है, देखो, अगर मेरे पास इवन टर्म्स गिवन थी, फॉर एग्जांपल मुझे 6 टर्म्स गिवन थी, एग्जामिनर मुझसे कह रहा है यानी कि n की वैल्यू 6 गिवन है, यानी कि मेरे पास 6 टर्म्स गिवन है, मुझे उसका मीडियन निकालना है। मैं सिंपल इस फॉर्मूले के ऊपर जाऊंगा, 6 डिवाइडेड बाय 2 th टर्म, एक मिडिल टर्म ये आ जाएगी, फिर प्लस का 6 प्लस का 2, 8 डिवाइडेड बाय 2 th टर्म, एक मिडिल टर्म यहां से आ गई। तो जो मिडिल टर्म मेरे पास, लेट सपोज एक आई 4, एक आई 5, या लेट सपोज एक 3 आ गई, एक 4 आ गई, तो जो भी थर्ड मिडिल टर्म होगी, फोर्थ मिडिल टर्म होगी, उनके आंसर को लिखने के बाद 2 से डिवाइड करवा दूंगा, मेरे पास सिंपल मीडियन का आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बातें कर रहा हूं, अभी एक्सप्लेन भी कर देता हूं किस तरीके से सॉल्व हो रहा होगा। लेट सपोज मेरे पास
टर्म्स 6 टर्म्स गिवन है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 6 टर्म्स गिवन है, एग्जामिनर कहता है मीडियन निकालो। अब मुझे जाहिर सी बात है, मुझे मालूम है कि भाई टर्म्स कितनी गिवन है, 6 गिवन है, सही है ना। मैं सिंपल इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करूंगा, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? एक मेरी थर्ड टर्म आ गई और एक आ जाएगी 6 प्लस का 2, 8 डिवाइडेड बाई 2, एक आ गई फोर्थ टर्म और नीचे होल डिवीजन का 2 का 2। अब जो भी थर्ड टर्म की वैल्यू होगी वो भी डाली जाएगी, फोर्थ टर्म की वैल्यू भी डालूंगा, दोनों को ऐड करवाऊंगा, डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा। मेरे पास सिंपल तरीके से मीडियन का आंसर आ जाएगा। तो ये होता है मीडियन का फॉर्मूला। देखो बहुत सिंपल सी बात है, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट बेतहाशा इंपॉर्टेंट है आपके लम्स के, आईबीए के, सीबीएम के, जीआईकेआई के, नस्ट के, फास्ट के टेस्ट के अंदर, कॉमसेट के टेस्ट के अंदर, लाहौर ग्रामर स्कूल के टेस्ट के अंदर हमारे पास बेतहाशा कॉन्सेप्ट्स आ रहे होते हैं, सही है ना भैया। तो ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चंस को बाद में सॉल्व कर रहे होगे, पहले आपको बेसिक फॉर्मुलाज का आइडिया होना चाहिए। अच्छा भाई, मीन भी डिस्कस कर लिया, मीडियन भी डिस्कस कर लिया, एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। अब देखो हमारे पास जो एक चीज और होती है जो अक्सर पेपर के अंदर पूछी जाती है, वो क्या होती है? ये हमारे पास होती है मॉड। अब देखो मॉड क्या होता है मेरा प्यारा बेटा, मॉड कहते हैं किसी भी सीक्वेंस के अंदर जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट कर रही है वो होती है। यानी कि रिपीटेटिव वैल्यू जो होगी ना, जो वैल्यू पूरे सीक्वेंस में सबसे ज्यादा रिपीट कर रही है वो मेरा मॉड कहलाता है, सही है ना भैया। अच्छा इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट वैसे रेंज का भी होता है, और कॉन्सेप्ट भी होते हैं, मैं आगे साथ साथ चलते चलते उनको सॉल्व कर रही होंगी। एक कॉन्सेप्ट बड़ा मशहूर रेंज का होता है। रेंज क्या होता है भैया? रेंज कहते हैं ग्रेटेस्ट में से अगर आप लोएस्ट को माइनस करवा दो आपके पास रेंज आ रही होगी। देखो ये बेसिक चीजें, साथ साथ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, नस्ट के, फास्ट के, आईबीए के, लम्स के, डिजिटल सेट के, तो आपको आइडिया होता जाएगा। मगर स्टार्टिंग के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको यहाँ पे देने की कोशिश करी है कि भाई मीन होता क्या है, मीडियन होता क्या है, मॉड क्या होता है कि सीक्वेंस के अंदर जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट कर रही हो मॉड है। रेंज किसे कहते हैं कि भाई आपकी जो रेंज आ रही है उसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट को माइनस करवा देंगे, ग्रेटेस्ट में से लोएस्ट को, आपकी रेंज आ जाएगी, सही है ना। इसके अलावा भी चीजें होती हैं, वेरिएंस भी होते हैं हमारे पास, और फनकारियां भी होती हैं, उनको साथ साथ समझ रहे होंगे। आइए जरा क्वेश्चंस के ऊपर मूव करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहे हैं उनको समझेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बेटा अगर मुझसे आप तालीम हासिल कर रहे हो, मुझसे अगर आप पढ़ रहे हो, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, मेरे लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे दे आर ऑल फ्रॉम द आईबीए, दे आर ऑल फ्रॉम द डिजिटल सेट, दे आर ऑल फ्रॉम द लम्स, दे आर ऑल फ्रॉम द नस्ट एंड फास्ट। यानी कि पेपर में आने वाला क्वेश्चन, हमारे लेक्चर में आने वाला एक एक क्वेश्चन किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से लिंक कर रहे हैं, सही है ना भैया। तो बहुत तरीके से वीडियो को देखनी है, और सबसे पहला काम जो आपने करना है, लेक्चर को लेने के बाद लेक्चर में मैंने जितने क्वेश्चन को सॉल्व करवाया हुआ है उनको तरीके से प्रैक्टिस करना है, थ्रोली उनको देखना है कि भाई लेक्चर में क्या कॉन्सेप्ट है उनको समझना है, और उसके बाद फिर दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे मूव करना है, सही है ना भैया। तो आइए जरा मूव करते हैं क्वेश्चन को। अच्छा तो बेटा पहले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आईबीए के पास पेपर से लिया गया। ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपको नस्ट और फास्ट में भी मिल जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको सीबीएम में भी मिल जाएगा, आपको लम्स की टेस्ट में मिल जाएगा, डिजिटल सेट में भी मिल जाएगा। बड़ा मजे का क्वेश्चन है। एग्जामिनर कह रहे हैं भाई इफ द एवरेज ऑफ 20, 30, 40, 50 माइनस एक्स एंड 10 प्लस 2x इज 87, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्स। सिंपल सी बात है। देखो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले स्टेटमेंट समझो, स्टेटमेंट के अंदर आपको क्या कहा हुआ है, आपको एवरेज की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है किसके बराबर है, 87 के। यानी कि एग्जामिनर ने आपको एवरेज दिया हुआ है नंबर्स का, एग्जामिनर कह रहा है एक अननोन की वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो हमें मालूम है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दिस थिंग, एवरेज का फॉर्मूला होता है कि सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो भाई हमारे पास किन नंबर्स का एवरेज गिवन है 87 के बराबर, इन नंबर्स का। तो ऊपर क्या कर दूंगा, इन तमाम नंबर्स का सम ले लूंगा। नंबर्स कौन कौन से हैं, 20 प्लस का 30 प्लस का 40, आगे क्या है प्लस का 50 माइनस का x, और लास्ट नंबर क्या है 10 प्लस का 2x। तो देखो हमें जिन नंबर्स का एवरेज गिवन है, किसके बराबर गिवन है एवरेज आपको क्वेश्चन में आपको एवरेज गिवन है 87 के बराबर, सही है ना। तो हमें मालूम है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अगर नंबर्स गिवन है और आपको एवरेज भी गिवन है, आपको अननोन फाइंड करना है। तो मैंने सिंपल तरीके से तमाम नंबर्स का सम ले लिया ऊपर, और नीचे डिवीजन में क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करवा देंगे। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है 5। देखो ये 50 माइनस का x पूरी एक टर्म है, सही है ना, और 10 प्लस का 2x पूरी एक टर्म है। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे टर्म्स कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तमाम नंबर्स का सम ले लेते हैं भैया। देखो ये 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे अगर एक टर्म डिवाइड हो रही है, वहां पे जाके सिंपल तरीके से क्या हो जाएगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये सारी बड़ी बेसिक बातें हैं, सही है ना भैया, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वो मुश्किल चीज आ रही है। और ऊपर सिंपल आप सम ले लोगे, सम क्या हो जाएगा, 20 प्लस 30 50 हो गया, पता चल गया, और 50 प्लस 50 100 हो गया, सही है ना। 100 प्लस का 40 क्या हो गया, 100 प्लस का 40 140 हो गया, और 140 में 10 का इजाफा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 150 के बराबर, 150 ये बन गया। अच्छा एक्स वाली टर्म्स को आपस में ऐड करवा दो, माइनस एक्स प्लस का 2x का बन जाएगा, नेगेटिव का x हो जाएगा, सॉरी पॉजिटिव का x हो जाएगा ना। नेगेटिव x प्लस का 2x क्या हो जाएगा, बड़ी वाली टर्म के साथ पॉजिटिव का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस का x हो गया। और ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे 87 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। देखो आपकी बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं, बेसिक में सॉल्व कर लो। 87 इंटू 5 क्या हो जाएगा,
5 7 35 का 5 आ गया, 3 कैरी। 5 8 क्या होता है, 5 8 40, 40 के अंदर 3 का इजाफा करो तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 40, 40 में 3 का इजाफा हो गया तो 43 बन गया, 435 हो गया। अब क्या करना है, देखो x की वैल्यू चाहिए तो न्यूमेरिक टर्म को दूसरी तरफ भेज दीजिए, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी भाई, 435 माइनस का 150 किसके बराबर होगा भाई, 435 में से अगर आप सीधे सीधे 100 निकाल दो तो ये बन जाएगा आपके पास 335। 335 में से अगर आप 50 और निकाल दो, देखो 35 में से और कितने, 35 कम कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 300, और मुझे क्या कम करना होगा, और मुझे आगे के 15 और कम करने, सिंपल तरीके से आंसर क्या हो जाएगा 285 के बराबर हो जाएगा। भाई ऐसे क्वेश्चन तो नेमत होते हैं पेपर में अगर आ जाएं, और ये क्वेश्चन लिटरली आईबीएस साइट पे आया हुआ है, नस साइट पे आया हुआ है, फास्ट साइट पे आया हुआ है, लम साइट पे आया हुआ है, बताइए इसमें क्या मुश्किल बात है, बच्चों वाला क्वेश्चन बना दिया भैया, क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, बड़े मजे का वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, आपके पेपर के अंदर भी 100% चांस आ सकता है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे इसमें घबरा जाते हैं, तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन को लाजमी पूछता है। आप खाली माइंड साइंस को समझिए, क्वेश्चन एग्जामिनर क्या दे रहा होगा। देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन 2 स्टूडेंट्स स्कोर 75 मार्क्स ईच, 3 गॉट द 0 ईच एंड द एवरेज ऑफ द रेस्ट वाज 30, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द होल क्लास। अब खाली आपने एग्जामिनर से खेलना है बेटा, ये क्वेश्चन आईबी में भी आया हुआ है, नस्ट में भी आया हुआ है, फास्ट में भी आया हुआ है, सीबी में भी आपको मिलेगा, आपको लम्स के टेस्ट में और सेट में भी मिलेगा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कहता है एग्जामिनर, एग्जामिनर कह रहा है कि देखो तुम्हारे पास एक क्लास है मासूम से बच्चों की, उस क्लास के अंदर जो टोटल स्टूडेंट्स बैठे हैं 20 बैठे हैं, सही है ना। टू स्टूडेंट स्कोर दी 75 मार्क्स, यानी कि दो बच्चों ने कितने मार्क्स स्कोर करे, दो स्टूडेंट्स ने 75 मार्क्स स्कोर कर लिए। और आगे कहता है जो तीन बच्चे हैं ना, 3 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जीरो अंडा, उबला हुआ अंडा उन्हें लिया है, 3 स्टूडेंट्स ने क्या लिया है, जीरो लिया है, ओके। आगे कहता है एंड द एवरेज ऑफ द रेस्ट वाज द 30, जिस बच्चे ने इस कंडीशन को समझ लिया उसने क्वेश्चन समझ लिया। क्या कह रहा है आगे एग्जामिनर कि भाई बाकी जो रिमेनिंग बच्चे थे ना, इन 5 के अलावा उन्होंने टेस्ट के अंदर उनका जो एवरेज स्कोर है वो 30 का सबका, सही है ना। यानी कि देखो टोटल बच्चे अगर 20 हैं और 3 बच्चों ने जीरो लिया है, 2 बच्चों ने 75 लिया, तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचती है, 15 बच्चों की बचती है, यानी कि 15 बच्चों के स्कोर कितना आ रहा है, 30 के करीब आ रहा है। एग्जामिनर मासूमियत से कहता है एवरेज बताइए कंप्लीट क्लास का, कोई मसले की बात नहीं है, कोई इशू की बात नहीं है, बच्चे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। देखो एवरेज का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम तमाम टर्म्स का लिया जाएगा और नीचे नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करवा दिया जाएगा, है ना भैया, सिंपल इज दैट। तो अगर मुझे एवरेज निकालना है तो मुझे मालूम है क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 20 के बराबर है, सही है ना। अब देखो दो बच्चों ने अगर 75 लिए तो जाहिर सी बात है हर बच्चे ने, यानी कि दो बच्चों ने, इन दोनों बच्चों ने 75 लिए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 75 हो गया, प्लस का साइन आ गया, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 0 कर दूंगा, क्योंकि देखो तीन बच्चों ने क्या लिया है, उबला हुआ अंडा लिया है। और जो रिमेनिंग बच्चे थे 20 में से, यानी कि इन 5 के अलावा उन्होंने कितने नंबर लिए, 30 नंबर लिए, 30 नंबर लिए, तो सिंपल तरीके से 15 को मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा 30 के साथ, सिंप्लीफाई करूंगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भाई 75 टू जार किसके बराबर होता है, 75 इंटू टू बहुत नॉर्मल सी चीज है, 150 के बराबर होता है, ओके। और 3 इंटू जीरो खत्म हो गया, ये तो 15 इंटू 30 क्या हो जाएगा, देखो 15 थ्री जार किसके बराबर होता है। हमेशा याद रखो पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, बेसिक वे में हमेशा बेसिक अप्रोच के ऊपर जाओ, अभी जीरो को गिनो ही मत, सिंपल 15 थ्री जार क्या होगा भाई, 15 2030 होता है, 15 तीन जार क्या हो जाएगा मेरे पास, सिंपल तरीके से 45 के बराबर होगा, 45 के बराबर होगा, 45 में जीरो का इजाफा कर दो तो क्या बन गया 450, और नीचे डिवीजन में क्या आ गया 20 का 20। देखो भाई 400 प्लस का 100 500 हो गया, और 50 50 क्या हो गया 600 के बराबर आ गया, सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 20, जीरो से जीरो कट गया, 2 1 2, 2 3 6, जीरो का जीरो, तो आंसर क्या आ गया 30 के बराबर आ गया। यानी कि हमारे पास पूरी क्लास का जो एवरेज आ रहा होगा किसके बराबर आ रहा होगा, 30 के बराबर आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम की बात है, क्या मसले की बात है। भाई बच्चे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन आईबीए में पूछा हुआ है। भाई मुझे बताओ, लोग कहते हैं आईबीए का टेस्ट बड़ा मुश्किल है, लम्स का टेस्ट बड़ा मुश्किल है, भाई ये सिंपल ये क्वेश्चन आ रहे होंगे, सिंपल नहीं है भाई। आपके दोस्त किसी महंगे कोचिंग के अंदर 90,000 रुपए अपने माँ बाप के खर्च करवा रहे होंगे, उनको बताओ कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट हाशिम सर ने लेक्चर डाले हुए आपके लिए, आपने वहां से तैयारी करनी है, सही है ना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। एग्जामिनर क्या कह रहा है, कहता है सपोज द मीन ऑफ 30 नंबर्स इज 520, ओके। इफ 20 ऑफ दीज नंबर्स आर ईच इंक्रीज बाय 12 एंड रिमेनिंग नंबर्स आर डिक्रीज बाय 6, देन द मीन ऑफ द न्यू सेट ऑफ द नंबर्स इज डैश। अब देखो ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, अगेन मैं एक बार 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 रिपीट कर रहा हूं कि बेटा मेरे लेक्चर में आने वाले तमाम क्वेश्चंस आईबीए के, नस्ट के, फास्ट के, लम्स के, सेट के, पास पेपर से लिए गए हैं। अगर मैंने पाकिस्तान की 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज का नाम ले लिया तो इसके अलावा जितनी छोटी यूनिवर्सिटीज कवर होती हैं उसके टेस्ट आप वैसे ही उनमें पोजीशन लेकर आ जाओगे अगर आपने लेक्चर्स को तरीके से समझ लिया। क्योंकि जब मैंने 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज के लेक्चर अपने डिजाइन कर रहा हूं तो बेटा बाकी जितनी छोटी यूनिवर्सिटीज हैं, बहरिया हो गई, सीबीएम हो गई, इकरा हो गई, या लाहौर इकोनॉमिक स्कूल्स हो गया, कोई भी हो गया, आप उनके टेस्ट को इजीली एक्सेल कर सकते हो, कॉन्सेप्ट्स वगैरह को। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन अगेन।
क्वेश्चन आईबी में आया हुआ है, सेट के अंदर आया हुआ है, लम्स के टेस्ट के अंदर आया हुआ है। वन ऑफ माय फेवरेट 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 क्वेश्चन। कंडीशन इसकी बहुत मजे की है, इस तरह की कंडीशंस बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। क्या कह रहा है एग्जामिनर? एग्जामिनर कहता है सपोज द मीन ऑफ 30 नंबर्स इज 520। ओके, एग्जामिनर क्या कह रहा है भाई? सपोज करो 30 नंबर का मीन 520 के बराबर है। आगे कहता है 20 ऑफ दीज नंबर्स आर each increase by 12 and the remaining numbers are decreased by the 6, then the mean of the new set of the numbers is dash। अब देखो इस क्वेश्चन में बड़ी मजे की कंडीशन गिवन है दो तरीकों की। पहली कंडीशन अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर ने कहा कि भाई 30 नंबर्स का जो मीन है वो बराबर है किसके? 520 के। यानी कि हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है 30, और उन 30 नंबर ऑफ टर्म्स का, उन 30 नंबर ऑफ टर्म्स का जो आपको मीन गिवन है वो किसके बराबर गिवन है? 520 के बराबर। आपके पास बेसिकली सम की वैल्यू नहीं गिवन कि वो नंबर्स का सम क्या होगा, तो सबसे पहले हमें एक तो वो निकालना पड़ेगा। और दूसरी चीज जो इस क्वेश्चन के अंदर बड़े मजे की आ रही है, एग्जामिनर ने एक और कंडीशन आपको क्या दी हुई है कि देखो 20 ऑफ दीज नंबर्स आर ईच इंक्रीज बाय 12 और द रिमेनिंग नंबर्स आर डिक्रीज बाय दी 6। दूसरी कंडीशन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो भाई सबसे पहले तो आप क्या काम कर सकते हो? आप सम ऑफ नंबर्स निकाल सकते हो। यानी कि जो 30 नंबर जिनका आपको मीन 520 गिवन है, सबसे पहले मैं इनका सम ऑफ टर्म्स निकाल लेता हूं। भाई मुझे मालूम है कि भैया मेरे पास सिंपल तरीके से, लेट सपोज मेरे पास सिंपल तरीके से भैया एवरेज का या मीन का फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी हमारे पास सम होता है, मैं सम को एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूं, जो भी मेरे पास सम होता है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये मेरे पास किसके बराबर होता है? मीन के। तो इस क्वेश्चन में देखो आपको मीन गिवन है 520 के बराबर 30 नंबर्स का। तो भैया क्या कंडीशन बन गई? यानी कि एक्स हमारे पास सम ऑफ दी दो टर्म्स, और नीचे टोटल अमाउंट कितनी है? 30 नंबर्स हैं, सही है ना? इक्वल टू के बाद 520 का 520 आ गया, सही है? सिंप्लीफाई कर दो। अभी जीरो जीरो को कैसे सिंप्लीफाई करूंगा? देखो 30 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके 520 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 520 मल्टीप्लाई बाय 30। आप जीरो जीरो को भी इग्नोर कर दो, सिंपल 52 मल्टीप्लाई बाय 3 करके चेक कर लो। तो भैया 52 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा? 3 2 जार 6 और 5 3 जार 15, तो 156 हो गया और दो डबल जीरो आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? 15600 के बराबर। तो अभी सबसे पहले हम लोगों ने क्या चीज फाइंड करी है? पहली कंडीशन को सिंप्लीफाई करा है। पहली कंडीशन क्या गिवन थी कि भाई मेरे पास 30 नंबर्स का जो मीन गिवन था 520 के बराबर, क्वेश्चन में उनका सम नहीं गिवन था, हमने उन 30 नंबर का सम निकाल लिया, सही है ना भाई? ये काम हम लोगों ने कर लिया। अभी आगे देखो, आगे अब मैं टोटल, एग्जामिनर ने क्वेश्चन में मांगा हुआ क्या है कि भाई आपके पास जो 30 नंबर्स का मीन है 520 है, और अगर मैं इन 30 नंबर्स में से 20 नंबर को 12 में इंक्रीज करवा दूं, यानी कि इन तमाम जो 20 नंबर्स हैं वो इंक्रीज कर जाए 12 के रेशो से, और मेरे पास जो रिमेनिंग नंबर्स हैं वो डिक्रीज कर जाए 6 के नंबर से, तो मुझे बताइए न्यू सेट ऑफ नंबर्स का मीन क्या होगा? हमें बेसिकली एक मीन निकालना है न्यू सेट ऑफ नंबर्स का, जिसमें तीन दोनों क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हो। तो मैं क्या करूंगा भाई? मैं सिंपल सा काम करूंगा इस कंडीशन के लिए। मैं सिंपल तरीके से क्या करूंगा, एक मेरे पास देखो टोटल अमाउंट आ गई 15600, यानी कि 30 नंबर्स का जो सम आया था, प्लस के साइन के बाद देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 20 नंबर जो है वो इंक्रीज कर गए हैं किससे? 12 से। इंक्रीज का मायने है प्लस का साइन। तो भाई जो आपके पास 20 नंबर्स हैं वो क्या हुए? 12 के साइन के ऊपर इंक्रीज हुए। 20 नंबर्स आर इंक्रीज बाय 12, और जो रिमेनिंग नंबर्स हैं, जाहिर सी बात है कि टोटल नंबर 30 थे, तो 30 में से अगर 20 को निकाल दिया तो कितने नंबर्स बच गए? 10। और ये 10 नंबर डिक्रीज करें 6 के नंबर से। और लफ्ज डिक्रीज के मायने क्या होंगे कि यहाँ पे साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव का, क्योंकि जो 10 नंबर्स हैं वो डिक्रीज कर गए हैं 6 के हिस्से से, 6 के नंबर से, 6 की टर्म से डिक्रीज कर रहे हैं। और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास सिंपल 30 की 30 होंगी। सिंप्लीफाई कर लोगे आपके पास सिंपल तरीके से नया मीन आ जाएगा। कैसे सिंप्लीफाई कर लेंगे? बहुत बेसिक सी चीज है भैया। क्या बन जाएगा? ये हो गया मेरे पास 15600 का डबल जीरो एज इट इज, प्लस के साइन के बाद 20 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या हो जाएगा? 12 टू जार, मेरे पास सिंपल क्या होता है? 12 दो जार किसके बराबर होता है? 24 के। तो क्या बन गया? 240 आ गया। और आगे 10 6 जार किसके बराबर होगा? 60 के बराबर होगा। नीचे डिवीजन में 30 का 30 एज इट इज। सिंप्लीफाई करवा दो। कैसे करवाओगे मेरा बेटा सिंप्लीफाई? फर्दर एक्सपेंशन कैसे करोगे भैया? 15 डबल पहले 240 में से 60 निकाल दो भाई। 240 में से अगर मैं 60 निकालूंगा, 40 और 20, 180 बन गया, सही है ना? तो 15600 के अंदर 180 को ऐड करवा दीजिए। जीरो का जीरो आ गया, 8 का 8 आ गया, 7 का 7 आ गया, और 15 का 15 आ गया। तो क्या आ जाएगा? ऊपर इनका सम आ गया 15780 के बराबर। यानी कि ऊपर मेरे पास क्या आ गया? 15780 के बराबर। इसको फर्दर 30 पे डिवाइड करवा दूंगा तो आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा भैया? सिंपल इज डेट। क्या आंसर आ जाएगा?
जल्दी से बताओ। 3 1 जार 3 3 5 जार 15, 3 2 जार 6, एक कैरी गया, 3 के टेबल में 18 कहां पर आता है? 6 के ऊपर आता है। तो फाइनली मेरे पास जो नई टर्म्स का मीन आ रहा होगा वो आ रहा होगा 526 के बराबर। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? दोबारा समझ लीजिए, किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन में, दोबारा पूरी बात को रिपीट कर देता हूं। एग्जामिनर ने देखो बड़ी मजे की कंडीशंस दी। एग्जामिनर कहता है कि भाई सपोज करो तुम्हारे पास 30 नंबर का मीन बराबर है 520 के, यानी कि मुझे 30 टर्म्स का मीन गिवन था किसके बराबर? 520 के बराबर। अब ये जिन 30 टर्म्स का मीन था उनका सम नहीं गिवन था। हमें मालूम है मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल टर्म्स। तो मुझे मीन गिवन था, टोटल टर्म्स गिवन थी, सम नहीं गिवन था। तो मैंने सबसे पहले सम निकाल लिया। ये जो काम करा हम लोगों ने, सबसे पहले क्या काम कर लिया हमने? ये सम कैलकुलेट कर लिया। सही है ना भाई? सम कैलकुलेट कर लिया। अब आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन के अंदर मुझसे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई इन नंबर्स, अगर तुम 30 नंबर्स को लेके चलो तो इनमें से जो 20 नंबर्स है ना वो इंक्रीज कर रहे हैं 12 की तरफ से। यानी कि वो जो 20 नंबर है वो क्या कर रहे हैं? 12 की रेफरेंस से इंक्रीज कर रहे हैं। यानी कि भाई सिंपल मल्टीपल की कंडीशन है, गिवन है कि 20 नंबर जो हैं वो 12 के उससे इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज करने का मतलब हमने ऐड कर दिया। और जो रिमेनिंग नंबर्स हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं 6 के रेफरेंस से। यानी कि जो आपके पास 20 में से टोटल अगर नंबर 30 है तो उसमें से 20 निकाल दिए, तो जो रिमेनिंग नंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीज का मतलब नेगेटिव का साइन 6 की तरफ से, तो हमने 6 से माइनस करवा दिया। अब चूंकि एग्जामिनर ने न्यू मीन मांगा हुआ था तो हमने सिंपल तरीके से ऊपर तमाम नंबर्स का सम लेना था, नीचे टोटल नंबर्स प्लॉट कर दिए। तो ऊपर मेरे पास क्या आ गया? एक तो पहले मेरे पास जो क्वेश्चन में एक मीन गिवन था, स्टार्टिंग मीन जो गिवन था, मैंने उसका सम रख दिया। और फिर जो एक दो कंडीशंस गिवन थी यहाँ पे कि भाई इंक्रीज बाय 12 और डिक्रीज बाय 6, चूंकि वो डायरेक्टली मुझे बताया जा रहा है कि भाई मेरे जो नंबर्स हैं उनका क्या हो रहा है? वो नंबर्स 20 के रेफरेंस से क्या कर रहे हैं? 12 के रेफरेंस से इंक्रीज कर रहे हैं, 6 के रेफरेंस से डिक्रीज कर रहे हैं। तो हमने उन नंबर्स को सिंपल ऊपर प्लॉट कर दिया। सही है ना भैया? ताकि मेरे पास टोटल सम ऊपर आ जाए। तो बेसिकली ये दो कंडीशन जो गिवन थी बड़ी मजे की गिवन थी कि भाई आपको नंबर्स के बारे में बताया जा रहा है कि भाई वो नंबर्स क्या कर रहे हैं, वो नंबर्स आया इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कि सम के बारे में कैलकुलेशन हमें गिवन थी। तो हमने सिंपल तरीके से ऊपर उनका सम ले लिया और नीचे डिवीजन में टोटल नंबर को प्लॉट करा, सिंपलीफाई करा, सिंपल तरीके से मेरे पास मीन आ गया। जल्दी से मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम की बात है, क्या मसले की बात है? भाई बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा समझो क्या कह रहा है एग्जामिनर। एग्जामिनर बहुत सिंपल सी बात कर रहा है। हो सकता है किसी बच्चे के जहन में आ रहा हो, सर आपने यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई बाय 12 फिर 10 मल्टीप्लाई बाय 6 ऊपर क्यों करा, क्या रीजन है? तो भाई आपको जो एक कंडीशन गिवन है सम के लिए गिवन है ना, क्वेश्चन में ऑल्दो लिखा हुआ नहीं है सम के लिए, मगर बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर समझो, उसको जरा बार बार रिपीट करके अपने जहन में लेकर आओ। क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है? क्वेश्चन में एक जुमला तो एंड हो गया, फुल स्टॉप से पहले एक जुमला तो एंड हो गया कि भाई सपोज दैट द मीन ऑफ 30 नंबर इज 520। आगे जो एग्जामिनर ने कंडीशन गिवन है वो भैया सिंपल तरीके से नंबर्स के बारे में गिवन है। नंबर्स का मतलब यानी कि सम के बारे में गिवन है कि जो आपके पास इन 30 नंबर्स में से 20 नंबर हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं 12 के ऊपर से, और जो रिमेनिंग नंबर्स हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं 12 के रेफरेंस से। तो हमने सिंपल तरीके से सम के ऊपर इसको प्लॉट किया। हमने क्या करा? मीन का फॉर्मुला अप्लाई करा और सिंपल डिवीजन टोटल नंबर्स को प्लॉट करा और सिंपल तरीके से आंसर को फाइंड कर लिया। दैट वाज अ बेसिक क्वेश्चन जिसके ऊपर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा हमारे पास जो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगेन आपको नस्ट के अंदर, फास्ट के अंदर, आईबीए के अंदर, लम्स के अंदर बेतहाशा मिलेगा। देखो ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है द अरिथमेटिक मीन ऑफ द सेवन नंबर्स व्हिच आर इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 100, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन द प्रोग्रेशन एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 10। अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन की तरीकेकार को समझो। एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई अरिथमेटिक मीन ऑफ द सेवन नंबर्स, यानी कि आपको सेवन नंबर्स का अरिथमेटिक मीन की वैल्यू किसके अंदर गिवन है? 100 के बराबर गिवन है। यानी कि क्वेश्चन में आपको n की वैल्यू गिवन है 7 के बराबर। और एग्जामिनर फर्दर बड़े मजे की आपसे बात कर रहा है। एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर मासूमाना अंदाज में आपसे कहता है कि भैया देखो तुम्हारे पास जो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आ रही है वो 100 के बराबर आ रही है। आगे कहता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, आपको लार्जेस्ट नंबर की वैल्यू चाहिए अगर स्मॉलेस्ट नंबर बराबर है 10 के। तो भैया सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या करोगे भाई? सिंपल तरीके से फॉर्मूले को यूटिलाइज कर लो। कैसे? कि भाई आपको मालूम है कि आपके यहाँ पे मीन का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? सिंपल तरीके से फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 का। क्वेश्चन के अंदर देखिए आपको क्या चीज गिवन है। क्वेश्चन के अंदर बहुत ही मासूमाना अंदाज के अंदर आपसे एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना 7 नंबरों का जो अर्थमेटिक मीन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर 100 के बराबर है। यानी कि मुझे मीन की वैल्यू क्या है? गिवन है। इक्वल टू के बाद देखो फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म स्मॉलेस्ट टर्म को भी कहते हैं और लार्जेस्ट टर्म लास्ट टर्म को भी कहते हैं। तो एग्जामिनर ने फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन है 10 के बराबर और लास्ट टर्म या लार्जेस्ट टर्म हमें फाइंड करनी है। डिवीजन में 2 का 2 आ गया। देखो भाई 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 200 का 200 इक्वल टू के बाद 10 प्लस का लास्ट टर्म का लास्ट टर्म लार्जेस्ट टर्म। तो भाई 10 में से 200 को निकालोगे तो लास्ट टर्म की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 190 के बराबर आ जाएगी। और क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। सही है ना भाई? इस तरीके से क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर
मूव कर सकते हैं। अच्छा तो बेटा अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन बेटा इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, आईबीए के अंदर तकरीबन हर तीसरे साल पूछा जाता है। सेट की किताबों में बेतहाशा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, नस्ट के अंदर, फास्ट के अंदर, लाहौर इकोनॉमिक्स स्कूल्स के अंदर बेतहाशा ये क्वेश्चन मिल जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिखने में बहुत आसान लग रहा है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 50 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। अच्छा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा, क्वेश्चन को बाद में स्टार्ट करते हैं। पहले एक बेसिक बात समझ लीजिए मेरा बेटा, हमेशा ये बात अपने जहन में रखिएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को आइडिया, कुछ को आइडिया नहीं होगा, बट रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी आपके पास कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर दुनिया में गिवन हो, कभी भी अगर दुनिया में आपके पास कंसेक्यूटिव टर्म्स गिवन हो, कंसेक्यूटिव नंबर्स गिवन हो, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स गिवन हो, सही है ना भाई, हमेशा याद रखिएगा फॉर द कंसेक्यूटिव नंबर्स आपके पास कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो मीन होता है और मीडियन होता है हमेशा आपस में बराबर होते हैं। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है बट आपको मालूम होना चाहिए। कंसेक्यूटिव नंबर्स का आया मीन निकालो, मीडियन निकालो, दोनों वैल्यूज हमेशा क्या होंगी, सेम होंगी। एक बात मैंने क्लियर कर दी। अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 50 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। एग्जामिनर कहना चाह रहा है कि भाई 50 पॉजिटिव पहले ऑड इंटीजर्स का एवरेज क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि देखो आपको 50 के करीब पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की वैल्यू का एवरेज निकालना है। यानी कि फॉर एग्जांपल पहला 1 से स्टार्ट होगा, पहला 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, इस तरीके से 50 टर्म्स ऐसी चाहिए जो पॉजिटिव की ऑड इंटीजर्स हो, उनका एवरेज लेना है। क्या लेना है, एवरेज। और एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन। और चूंकि आपके पास यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं, मुझे कैसे पता चला कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्स्ट 50 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, यानी कि फर्स्ट 50 का मतलब क्या, पहले 50 ऑड इंटीजर्स, 1 3 5, फिर 7 हो गया, फिर 11 हो गया, 9 है आपके पास, फिर 13, इस तरह चलते चलते 50 ऐसे आपको ऑड नंबर चाहिए पॉजिटिव के। तो अब देखो कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। आप मीन के ऊपर सॉल्व नहीं कर सकोगे क्योंकि मीन के लिए आपके पास कंप्लीट टर्म्स गिवन नहीं है। या तो बैठ के पहले बैठ के सारे नंबर्स का सम निकालो, फिर उनको डिवाइड करो 50 से, तब आंसर आएगा, वो बहुत ही लंबा मेथड है। उससे बेहतर आसान मेथड क्या है कि भाई मुझे मालूम है कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए मैं चाहे मीन निकालूं चाहे मीडियन निकालूं, बात एक ही होती है। तो मैं इस क्वेश्चन में मीडियन निकालूंगा। अब देखो मीडियन कैसे निकालेंगे, अब कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे क्यों, इसको जरा मैं यहां पे कर लेता हूं। देखो मुझे मालूम है मीडियन के दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक ऑड नंबर के लिए होता है और एक इवन टर्म्स के लिए होता है, एक ऑड टर्म्स के लिए होता है, एक इवन टर्म्स के लिए होता है। अब कुछ बच्चे यहां पे कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, क्यों ये क्वेश्चन लम्स के अंदर, आईबीए के अंदर, फास्ट के अंदर, नस में पूछा जाता है कि मेरा बेटा देखो यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ है ऑड, अक्सर बच्चे बोलेंगे सर मीडियन का ऑड वाला फॉर्मूला यूज करना है। नहीं मेरा प्यारा बेटा, तुमने क्वेश्चन समझा ही नहीं। क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, फर्स्ट 50 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, यानी कि 50 टर्म्स निकालनी है जो ऑड की हो। तुमसे एग्जामिनर ये नहीं कह रहा है कि तुम्हें ऑड टर्म दी हुई है, एग्जामिनर तुमसे कह रहा है कि 50 टर्म निकालो जो कि ऑड नंबर्स की हो, यानी कि 1 2 3 5, इस तरह से 79 हो गया, इस तरीके से 77 हो गया, 50 टर्म्स चाहिए ऑड के अंदर, 50 टर्म्स चाहिए। यानी कि आपको जो देखो यहाँ पे टर्म गिवन है ना, टर्म बेसिकली आपको इवन ही गिवन है। यहाँ पे आपको जो टर्म गिवन है वो कैसी नंबर गिवन है, आपको इवन नंबर गिवन है। तो मैं सिंपल तरीके से मीडियन के इवन वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। ये बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती कि इवन का फॉर्मूला क्यों यूज होगा, इवन का फॉर्मूला इसलिए यूज होगा, क्वेश्चन में आपको 50 टर्म्स निकालनी है, होंगी वो ऑड टर्म्स मगर निकालनी कौन सी है, 50 टर्म्स निकालनी है, सही है ना। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे चूंकि 50 नंबर कैसा है, इवन नंबर है, इसलिए इवन का फॉर्मूला यूज करेंगे मीडियन का। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, ये होता है n डिवाइडेड बाई 2 th टर्म, प्लस के साइन के बाद आगे क्या हो जाएगा, प्लस के साइन के बाद आगे हो जाएगा n प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 2 होल पावर में th टर्म्स, है ना भैया। ये फॉर्मूला आ गया। डिवीजन के अंदर क्या हो जाएगा, डिवीजन के अंदर मेरा बेटा 2 का 2 एज इट इज। अब सबसे पहले देखो आपको टर्म नंबर क्या गिवन है, कितनी आपको टर्म्स निकालनी, 50 निकालनी है, तो n की जगह पे 50 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2 th टर्म हो जाएगा। पर डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, मगर चूंकि मेरी क्लास में हर तरह का बच्चा पढ़ता है तो मैं एक एक स्टेप आपको करके दिखा रहा हूं, वरना डायरेक्टली कर सकते हो इजीली। 50 प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 2 टीएच टर्म्स, है ना भैया। 50 बाई 2 किसके बराबर होता है, 50 बाई 2 का मतलब क्या है, 225 जार, 25th टर्म एक आ गई, सही है ना भैया। अच्छा डिवीजन में प्लस डिवीजन में 2 था, मैं भूल गया उसको लिखना, डिवीजन में 2 का 2 एज इट इज। 50 बाई 2 का मतलब क्या है, 25th टर्म हो जाएगी, सही है ना भाई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस के साइन 50 प्लस 2 का मतलब क्या, क्या बन जाएगा, 52 हो जाएगा, 52 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, 26 टर्म हो जाएगी, दूसरी 26 टर्म हो जाएगी। और डिवीजन में 2 का 2 आ गया, डिवीजन में क्या आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब आपको सबसे पहले 25th टर्म निकालनी है, 26 टर्म निकालनी है। अब 25th टर्म कैसे निकालोगे, देखो 25th टर्म का मतलब क्या है कि आपको T25 की वैल्यू चाहिए, आसान भाषा में आपको A25 की वैल्यू चाहिए। सीक्वेंस एंड सीरीज के कॉन्सेप्ट मैंने बहुत डिटेल में ऑलरेडी अपलोड करे हुए, किसी ने नहीं देखे आप उसको देख सकते हो मेरा बेटा। सीक्वेंस सीरीज हर यूनिवर्सिटी के अंदर पूछी जाती है लाजमी तौर पर। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से A प्लस का n माइनस वन इंटू डी, यानी कि सिंपल
सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, a प्लस का 24d। मुझे मालूम है कि भाई मेरा जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सीक्वेंस बन रहा होगा, जाहिर सी बात है स्टार्ट तो यहीं से हो रहा होगा ना, पहला नंबर 1 होगा, फिर अगला ऑड नंबर क्या होता है 3 होता है, उससे अगला ऑड नंबर क्या होता है 5 होता है, उससे अगला ऑड नंबर क्या होता है 7 होता है। इस तरह मुझे 50 के करीब ऑड नंबर निकालने हैं। तो जाहिर सी बात है पहली टर्म क्या है, सीक्वेंस की जो पहली टर्म होती है उसे ए कहते हैं, तो ए का ए आ गया, प्लस का 24 एज इट इज। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जाहिर सी बात है ऑड टर्म है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ऑड टर्म में 3 माइनस 1 करो 2 आएगा, 5 में से 3 निकालो 2 आएगा। तुम इनफैक्ट अगर तुम 15 में से 15 और 17 का भी डिफरेंस लोगे 2 ही आ रहा होगा, सही है ना भैया। तो 2 आ जाएगा मेरे पास डिफरेंस, तो क्या बन गया 24 बराबर होता है हमारे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर होता है भाई, 24 मेरे पास हो गया, अल्लाह भला करे 48, और 48 प्लस का 1 क्या हो गया 49। यानी कि T25 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 49 के। अच्छा अब क्या कर लेंगे, अब T26 की वैल्यू को निकाल लेंगे। भैया T26 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारे पास सिंपल a प्लस के 25d के बराबर। a क्या है मेरे पास फर्स्ट टर्म, a क्या है मेरे पास फर्स्ट टर्म, अगेन फर्स्ट टर्म क्या होगी सीक्वेंस की 1 है, प्लस का 25 एज इट इज, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 2 के बराबर, सही है ना भाई। तो क्या बन जाएगा 25 2 50, 50 प्लस का 1 क्या हो गया 51 हो गया। तो T26 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 51 के बराबर आ गई। देखो ये सारा काम करना इसलिए जरूरी है कि क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली मीन नहीं कर सकते, तो इसलिए मीडियन के पैटर्न पे निकालने। अब आपके पास टर्म 25 भी आ गई, टर्म 26 भी आ गई, तो ये जो मेरा ओरिजिनल फॉर्मूला था इसके अंदर प्लॉट कर दीजिए। इसके अंदर देखो अगर मैं टर्म 25 की वैल्यू डालूं 49, और फिर टर्म 26 की वैल्यू किसके बराबर आई 51 के बराबर आ गई, डिवीजन में 2 का 2, तो 49 प्लस का 51 क्या हो जाएगा, 49 प्लस का 51 बराबर होता है 100 के, 100 डिवाइडेड बाय 2, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर आंसर आ जाएगा 50 के बराबर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 50 के बराबर होगा। क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए मेरा बेटा, मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन दिखने में बहुत आसान लग रहा है मगर सॉल्व बड़े बेहतरीन तरीके से होगा, है अभी भी आसानी, कोई मुश्किल चीज नहीं है। आपको लग रहा होगा सर पेपर में कितना बड़ा मेथड करेंगे, भाई कोई बड़ा मेथड नहीं है, मैंने एक एक स्टेप आपको करके दिखाया है, इसलिए आपको बड़ा लग रहा है। ऑल दो क्वेश्चन बहुत ही आसान से, बहुत ही सिंपल से, खुदा रहा इसमें परेशान होने की कतई तौर पे आपको जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा प्यारा बेटा, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, बात समझिएगा। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा था, एवरेज बताओ, एवरेज का मतलब मीन निकालो किसका, फर्स्ट 50 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स का। यानी कि देखो मेरे पास फर्स्ट 50 का मतलब क्या कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर अगला नंबर 3 होगा, फिर 5 होगा, इस तरीके से मुझे 50 के करीब और इंटीजर्स का मीन निकालना था, एवरेज निकालना था। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट क्या दिया कि हमेशा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि बेटा कंसेक्यूटिव नंबर्स के अंदर मीन और मीडियन हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो अगर आपको देखो क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन गिवन है कि आपको मीन नहीं निकाल सकते, वहां पे आप मीडियन निकाल लो वहां पे, तो हमने मीडियन के कॉन्सेप्ट पे चले गए। अब मीडियन के जब कॉन्सेप्ट पे गए तो देखो ये फॉर्मुला क्यों यूटिलाइज करा, ये फॉर्मुला हम लोगों ने इसलिए यूज करा मेरा प्यारा बेटा, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है फर्स्ट 50 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आएंगे। अक्सर बच्चे यहाँ पे लफ्ज ऑड को देख के ऑड वाला मीडियन का फॉर्मुला यूज कर देते हैं, खुदारा आपने ऑड वाला मीडियन का फॉर्मुला यूज नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है 50 आपको ऑड नंबर्स चाहिए। भाई नंबर्स कितने चाहिए 50, 50 कैसा हिस्सा है, 50 कैसा नंबर है, 50 एक इवन नंबर है, तो इवन का सिंपल फॉर्मूला यूटिलाइज कर दिया। इवन के फॉर्मूले को सिंपलीफाई कैसे करा कि भाई एन, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी गिवन थी 50 गिवन थी, 50 डिवाइड बाय 2 टीएच टर्म, 50 प्लस 2 डिवाइड बाय टीएच टर्म, डिवीजन में 2 का 2 एड इज, 50 डिवाइड बाय 2 का मतलब क्या 25 टर्म आ गई, और 50 प्लस 2 का मतलब क्या 26 टर्म आ गई। अब आपको सबसे पहले 25 टर्म की वैल्यू चाहिए थी और 26 टर्म की वैल्यू चाहिए थी, तो सिंपल भैया आपने क्या करा 25 टर्म की वैल्यू निकाल दी। कैसे निकालते हैं भैया, हमारे पास एपी का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई आपके पास अगर ऑड नंबर्स की सीरीज है, इवन नंबर की सीरीज, जाहिर सी बात है एपी की कंसेक्यूटिव टर्म के ऊपर होता ही हमेशा एपी है, सही है ना भैया। हमारे पास सिंपल तरीके से एपी का कॉन्सेप्ट आ गया, हमने सिंपल तरीके से फॉर्मुला अप्लाई कर दिया, क्या फॉर्मुला होता है टीएन इज इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी वाला, सिंपल तरीके से ए प्लस का 24 डी। अब देखो सीक्वेंस ऑल्दो मुझे पूरी नहीं गिवन थी, बट चूंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फर्स्ट 50 पॉजिटिव ऑन इंटीजर्स है, तो 4 5 6 नंबर्स तो मैं निकाल ही सकता हूँ और मैं पूरी सीक्वेंस भी ऑल्दो बना सकते हैं। मगर हमने क्या करा, हमने सिंपल तरीके से सीक्वेंस से हमने ए निकाल लिया। देखो अब आप में जो कोई बच्चा हो सकता है सोच रहा है सर सीक्वेंस कैसे आपने बना ली, सीक्वेंस कैसे बना ली, भाई क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि फर्स्ट 50 पॉजिटिव ऑड नंबर्स, तो भाई जाहिर सी बात है पहला नंबर 1 है, दूसरा 3 होगा, तीसरा 5 होगा, इस तरीके से 50 ऑड नंबर्स आप निकाल सकते हो। लिखने के ऊपर पूरे 50 लिख सकता हूं मैं तो आपको देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये चीज आपको एग्जामिनर नहीं बताएगा ना, पेपर में कहीं लिख के दी हुई है क्वेश्चन में, ये बेसिक चीज है कि आपने सिंपल सीक्वेंस अपने जहन में बिठा ली। आपको मालूम है कि भाई ए क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, तो ए की वैल्यू आ गई, फर्स्ट आपके पास आ गई। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया, सिंपलीफाई करने पे आपके पास T25 की 25 टर्म की वैल्यू आ गई 49 के बराबर। इसी तरीके से आपने टर्म 26 की वैल्यू निकाल ली, वो किसके बराबर आ गई 51 के बराबर आ गई। दोनों वैल्यू जो आपके पास आई थी आपने उठा के इसको क्वेश्चन में प्लॉट करा, सिंपलीफाई करा, आपके पास आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जितनी
डिटेल के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, जितनी डिटेल में आपको तमाम क्वेश्चन और तमाम लेक्चर्स एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, बाखुदा आप किसी भी मशहूर कोचिंग सेंटर चले जाओ, चाहे पंजाब के अंदर चले जाओ, वो स्टेप स्टेप हो गए, या कोई यहाँ पे अनीस वनीस के कोचिंग हो गए, या ग्रेड्स ब्रेड्स के कोचिंग हो गए, बेटा बाखुदा 70,000 रुपए 80,000 रुपए के अंदर लम्स की तैयारी, आईबी की तैयारी को पढ़ लेंगे, और क्लास के अंदर टीचर आके 1 घंटे की क्लास में पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा के चला जाएगा। कोई टीचर इतनी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेगा। 99% टाइम टीचर एक्सप्लेन क्या करता है, 4 क्वेश्चन करवा दी, 10 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दे दिए, क्योंकि मैंने खुद इन इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हुआ है, इसलिए आई नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि कहां पे बच्चा लैग करता है, कहां पे बच्चे को मसला होता है। तो भैया ये लेक्चर्स आपके लिए इसलिए लेकर आता हूं कि आपको ये समझ में आए कि भाई इंस्टीट्यूट से बहुत बेहतर ये कि आप आराम से यूट्यूब पे बैठ के कंप्लीट कोर्स की तैयारी कर सकते हो। तो भाई ये लेक्चर्स मैं इसीलिए लेकर आ रहा हूं। तो जो टॉपिक्स भी आपके लम्स के, आईबीए के, डिजिटल सेट के रिमेनिंग थे, वो आहिस्ते आहिस्ते सारे कवर अप करवा दिए मैंने। मेजॉरिटी कवर अप हो गए, कुछ टॉपिक्स अब रिमेनिंग है, जैसे मीन मोड मीडियन एवरेज नंबर्स का रिमेनिंग था, अक्सर बच्चे फरमाइश करते थे, ज्योमेट्री कवर करवा चुका हूं, बाकी टॉपिक्स कवर करवा चुका हूं। अब इंशाल्लाह पास्ट पेपर्स के ऊपर जा रहे होंगे हम लोग। इस टॉपिक के बाद इंशाल्लाह ताला मेरी जो नेक्स्ट चीज है वो पास्ट पेपर्स करवा रहा हूं, आईबीए के, लम्स के, सेट के, सही है ना भैया, नस्ट और फास्ट के। तो भाई ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, सही है ना भैया। अपने दोस्तों को लाजमी तौर पर रिकमेंड करो, उन्हें बताओ कि सर हाशिम ने फ्री में लेक्चर डाले हुए हैं, जो तुम्हें कोचिंग में समझ में नहीं आएगा उससे अच्छा सर हाशिम ने समझाया है, सही है ना भैया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है। एग्जामिनर क्या कहता है, एग्जामिनर कह रहा है आपसे व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। मगर इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, यहाँ पे इवन या ऑड का कॉन्सेप्ट नहीं है। एग्जामिनर सिंपल सी बात क्या कर रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी कि एग्जामिनर ने आपको बड़ी सिंपल सी बात कर दी, कहता है एवरेज बताओ, किसका एवरेज बताओ, फर्स्ट 15 पॉजिटिव इंटीजर्स का। अब देखो ये क्वेश्चन जो है सिंपल है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कम गिवन है, कम नहीं भी गिवन, तो मुझे बड़ा सिंपल गिवन है, इसमें इवन या ऑड की कंडीशन नहीं गिवन। ये क्वेश्चन भी अगेन आईबी में बहुत दफा आया हुआ है। अब देखो मुझसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, आसान भाषा में अगर सिंपल से बताऊं, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक सीरीज आ रही है 1 से लेके कहां तक की, 15 तक की, इनका एवरेज बताओ क्या होगा। अब कैसे निकालूंगा भाई, ये क्वेश्चन अब बड़ा सिंपल आ रहा है, क्योंकि इसमें इवन या ऑड की कंडीशन नहीं है, या नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ही अजीब नहीं है कि मैं आगे तक जा रहा हूं, तो इसको सिंपल मैं मीन के फॉर्मूले पे अप्लाई कर सकता हूं। कैसे कि देखो मुझे पता है मीन किसके बराबर होता है, मीन बराबर होता है हमारे पास सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। या फिर मीन का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, मीन का एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो हम इस फॉर्मूले को यहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे कि भाई एग्जामिनर कह रहा है फर्स्ट 15 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि स्टार्टिंग टर्म क्या होगी, मेरी 1 है, तो फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 1 के बराबर आ गई। लास्ट टर्म क्या है, कहां तक के आपको इंटीजर्स निकालने हैं, 15 तक का, तो लास्ट टर्म क्या आ गई, 15 आ गई। डिवीजन के अंदर 2 का 2 है, तो 1 प्लस 15 क्या हो जाएगा, 16। 16 डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर होगा भैया, 2 8 जार क्या होता है, 16। तो 8 क्या आ गया आपके पास, एवरेज क्या आ गया, 8 का आ गया। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चुटकी बजा के सॉल्व होगा भाई, चुटकी बजा के। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है, बताओ भाई। मीन मोड मीडियन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आसान है कि नहीं आसान, आप बोलेंगे आसान है, मेरा बेटा आसान नहीं है, आसान बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। अच्छा तो बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आईबीए में, नस्ट में, फास्ट में, लम्स के अंदर बेतहाशा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। एग्जामिनर कहता है देयर आर 3 नंबर्स ऑफ व्हिच फर्स्ट इज थ्राइस द सेकंड एंड सेकंड इज डबल द थर्ड एंड द एवरेज ऑफ ऑल द these 3 numbers is 21, फाइंड द सेकंड नंबर। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भैया, एग्जामिनर आपसे कहता है कि 3 नंबर्स हैं आपके पास, लेट्स सपोज देयर आर 3 नंबर्स, सही है ना। अब मुझे नहीं पता है 3 नंबर्स कौन से हैं, मुझे नहीं पता, मुझे सेकंड नंबर की वैल्यू तो फाइंड करनी है, मुझे नहीं पता 3 नंबर्स कौन से हैं। आगे एग्जामिनर ने कंडीशन दे दी कि भाई जो पहला नंबर है वो 3 गुना है किसका, सेकंड का, और सेकंड नंबर जो है वो 2 गुना है किसका, थर्ड नंबर का। अब मुझे पता ही नहीं कि 3 नंबर्स कौन से हैं, तो मैं कंसीडर कर लेता हूं कि लेट्स सपोज एक्स वाई और जेड मेरे ये 3 नंबर्स हैं, मैंने अपने पास से कंसीडर कर लिया। ये एक्स वाई जेड क्या है, मैंने अपने पास से 3 नंबर्स कंसीडर कर लिए। अब देखो क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है, एग्जामिनर कहता है ऑफ व्हिच जो फर्स्ट इज थ्राइस द सेकंड। देखो फर्स्ट यानी कि पहला नंबर, इसके मायने मैथ्स में होते हैं इक्वल टू थ्राइस द सेकंड, यानी कि 3 गुना है किसका, सेकंड नंबर का। तो 3 गुना का मतलब क्या है, 3y के बराबर होगा। आगे एग्जामिनर ने एक और कंडीशन की दी हुई है, एंड सेकंड इज डबल द थर्ड, यानी कि दूसरा नंबर जो है वो दुगना है किसका, तीसरे नंबर का। दूसरा नंबर मैंने y कंसीडर किया है, तो यानी कि y इज के मायने इक्वल टू इज 2 गुना है किसका, थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर z है, तो y इज इक्वल टू z आ गया, सही है ना भैया। अब देखो अभी हमारे पास जो डेटा है ना, वो डेटा सिंपल तरीके से 2 डिफरेंट वेरिएबल्स की फॉर्म में, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस y वाली टर्म को इस y की जगह पे प्लॉट कर देता हूं, ताकि मेरे पास x की वैल्यू z की फॉर्म में ही आ जाए। तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 3 का 3 एज इट इज, y के अंदर y की वैल्यू 2z को प्लॉट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा भैया सिंपल तरीके से x इज इक्वल टू 6z के बराबर। x की वैल्यू किसके बराबर आ गई हमारे पास, 6z के बराबर आ गई, सही है ना भाई। x की वैल्यू क्या आ गई, 6z के बराबर आ गई। ओके वेल डन।
अब क्या काम करेंगे, अब देखो बड़ा बेसिक सा काम करना है। आगे एग्जामिनर ने क्या कहा हुआ है, एवरेज जो है इन तीनों नंबर्स का वो 21 के बराबर है, यानी कि मीन जो है वो 21 के बराबर है। तो भाई मुझे मालूम है तीनों नंबर्स कौन कौन से थे, एक्स वाई और जेड थे, तो एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, जेड जेड ही रहेगा। इनका मीन हमें 21 के बराबर गिवन है, तो मुझे मालूम है भैया मीन क्या गिवन है, 21 के बराबर, इक्वल टू के बाद तीनों नंबर्स का सम ऊपर ले लिया जाएगा। तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, 6z के बराबर है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। वाई की वैल्यू किसके बराबर है, वाई की वैल्यू बराबर है 2z के, तो आगे 2z का 2z आ गया। और z के बारे में चूंकि कुछ गिवन नहीं है तो z z ही रहेगा, थर्ड नंबर एज इट इज लिख देंगे। डिवीजन में 3 का 3 आ गया, देखो 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 21 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63 बन गया। और 6 प्लस का 2 8, 8 प्लस का 1 9, तो 9z यहाँ पर आ गया। भाई 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा। तो 9 के टेबल में 63 कहां पर आता है, 9 के टेबल में 63 आता है 7 के ऊपर, तो आपके पास सिंपल z की वैल्यू क्या आ गई, 7 के बराबर आ गई। अब एग्जामिनर आपसे क्या मांग रहा है, देखो एग्जामिनर आपसे सेकंड नंबर की वैल्यू मांग रहा है। तो देखो सेकंड नंबर की कंडीशन क्या थी, सेकंड नंबर की कंडीशन है y इज इक्वल टू 2z, तो इस z की जगह पे अगर मैं 7 को प्लॉट कर दूंगा जो z की वैल्यू है, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 2 14 के बराबर। तो मेरे पास ओरिजिनली y की यानी कि वैल्यू क्या आ गई है, 14 के बराबर आ गई है। तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अगर एग्जामिनर कहता है फर्स्ट नंबर की वैल्यू क्या होगी, तो भाई सिंपल तरीके से आप x के अंदर z को प्लॉट कर देते, तो 6 इंटू 7 आपके पास क्या बन जाता, 6 7 42, आपके पास सिंपल तरीके से आंसर आ जाता। यानी कि x की वैल्यू क्या होती, 42 के बराबर होती। सिंपल इज दैट भैया, क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम की बात है, क्या मसले की बात है। भाई ये क्वेश्चन आईबीएम में, नस्ट में, फास्ट के अंदर, लम्स में आपको बेतहाशा मिलेगा ऐसे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का पैटर्न आपको हर जगह पे दिख रहा होगा। भाई बताओ इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम की बात है, क्वेश्चन में क्या मसले की बात है, क्या परेशानी की। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अगेन रिपीट करूंगा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेतहाशा यूनिवर्सिटीज में आपको मिलेगा, आईबीए के पास्ट पेपर से लिया गया है, नस्ट में भी आया हुआ है, फास्ट में भी आया हुआ है, लम्स में बेतहाशा आया हुआ है, सेट के अंदर आपको बेतहाशा मिलेगा, पेरेंट्स की, कॉलेज पांडे की किताबों में बेतहाशा मिलेगा। एग्जामिनर क्या कह रहा है, कहता है द एवरेज टेंपरेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वाज 32 डिग्री। यानी कि आपको एक एवरेज टेंपरेचर गिवन है, किसका, मंडे का, ट्यूसडे का और वेडनेसडे का। ये एवरेज टेंपरेचर गिवन है, यानी कि मीन गिवन है आपको, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का कितना गिवन है, 32 डिग्री के बराबर, 32 डिग्री के बराबर। ओके, आगे कहता है द एवरेज टेंपरेचर ऑफ ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे। यानी कि आगे कह रहा है कि एवरेज टेंपरेचर किस किस का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का और थर्सडे का बराबर है किसके, 34 डिग्रीज के। ओके, आगे एग्जामिनर कहता है फाइंड द टेंपरेचर ऑफ मंडे, फाइंड द टेंपरेचर ऑफ मंडे। मुझे इंडिविजुअली मंडे का टेंपरेचर निकालना है। अगर सिर्फ थर्सडे का जो टेंपरेचर है वो बराबर है 35 डिग्री के, अगर थर्सडे का टेंपरेचर बराबर है किसके, 35 डिग्री के, तो मुझे बेसिकली मंडे के टेंपरेचर को फाइंड करके बताना है कैसे सॉल्व हो रहा होगा। ये क्वेश्चन लिटरली बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना तो अक्सर आवाम हाथ छोड़ देते हैं, वो कहते हैं यार पता नहीं कितना मुश्किल क्वेश्चन आ गया, कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। हालांकि लिटरली बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है, आपने थोड़ा सा बस जहन यूज करना है। कैसे, देखो क्वेश्चन में आपको हफ्ते के 3 दिनों का अलग अलग टेंपरेचर गिवन है। ऐसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का आपको एवरेज टेंपरेचर गिवन है 32 के बराबर, और एवरेज टेंपरेचर ऑफ ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आपको गिवन है 34 के बराबर, और इंडिविजुअली थर्सडे का टेंपरेचर गिवन है 35 डिग्री के बराबर, और खाली मंडे का इंडिविजुअल टेंपरेचर आपको फाइंड करके बताना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो सॉल्व करना है इसको बहुत ही आसान है। सबसे पहला काम जो मैं यहां से कर सकता हूं ना, भाई देखो मुझे इन 3 दिनों का एवरेज गिवन है किसके बराबर, 32 के बराबर, तो मैं यहां से सम ऑफ ऑल द डेज निकाल लेता हूं कि भाई ये तो अभी मुझे क्या गिवन है, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का एवरेज टेंपरेचर गिवन है। तो अगर मुझे सम निकालना है इन तीनों दिनों का, खाली सम, तो भाई मुझे अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के टेंपरेचर का सम कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो सिंपल एवरेज की वैल्यू गिवन है इसको सिंपल तरीके से क्या करवा दूंगा, नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, क्योंकि 3 दिनों का गिवन है तो जाहिर सी बात है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 32 मल्टीप्लाई बाय 3 किसके बराबर होगा, 32 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 6 हो गया, 3 3 9 हो गया। तो ये जो मेरे पास वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है, सम आया है टेम्परेचर्स का मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का। सही है ना भाई, यहां तक की बात क्लियर होती है। अब देखो मेरे पास ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का जो एवरेज गिवन है वो 34 गिवन है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का एवरेज क्या गिवन है, 34 गिवन है। अगेन ये एवरेज गिवन है, मैं चाहता हूं कि भाई ट्यूसडे का, वेडनेसडे का और थर्सडे का मुझे पास सम आ जाए, टेम्परेचर का टोटल सम कितना था। तो भाई 34 34 मुझे एवरेज गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास एवरेज गिवन है उसको मैं जो नंबर ऑफ टाइम उससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा, क्योंकि 3 दिन का ये आ रहा था एवरेज, तो सिंपल तरीके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 3 12 का 2 1 कैरी, 3 3 9 और 1 का इजाफा, तो 102 आ गया। अभी जो मैंने ये चीज कैलकुलेट करी है, बड़ी काम की चीज हमने कैलकुलेट कर ली। हमने क्या काम कर लिया, हमने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का सम अलग निकाल लिया, और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे के टेम्परेचर का सम हमने अलग निकाल लिया। अब अगर मैं चाहूं कि सिर्फ मेरे पास किसी तरीके से ट्यूसडे और वेडनेसडे का सम आ जाए, अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास सिर्फ ट्यूसडे और वेडनेसडे के टेम्परेचर्स का सम आ जाए, तो मैं कैसे निकालूंगा उसे, ताकि मैं मंडे के ऊपर फाइनली काम कर सकूं। तो भाई अगर मैं ट्यूसडे वेडनेसडे का सिर्फ सम चाहता हूं, तो देखो और से बात समझिएगा, मेरे पास
पास अभी ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का सम आ गया। अगर मैं इस ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के डेज का जो टेम्परेचर का सम है, उसमें से इंडिविजुअली थर्सडे का सम जो क्वेश्चन में मुझे गिवन है उसको माइनस करवा दूं, तो ऑटोमेटिकली जो मेरे पास सम बचेगा वो सिर्फ ट्यूसडे और वेडनेसडे का होगा। ये बात पल्ले पड़ती है भैया? मैंने क्या कहा कि देखो, अभी मेरे पास ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के जो डेज हैं उनके टेम्परेचर का सम मौजूद है किसके बराबर? 102 के बराबर। अगर मैं इसमें से थर्सडे का जो सम है टेम्परेचर का, थर्सडे के जो टेम्परेचर की अमाउंट है उसको मैं माइनस करवा दूं, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या बच जाएगा? सिर्फ ट्यूसडे और वेडनेसडे के टेम्परेचर का सम रह जाएगा। सिंपल सी चीज कही हमने। तो भाई क्या बचेगा? 102 में से अगर 35 निकालूं मैं, भाई 100 में से अगर 30 जाएंगे तो जाहिर सी बात है क्या बचता है? 7 बचता है। और फर्दर आपने क्या करना है? 5 निकाल दोगे तो 5 निकाल 65 हो गया। 2 का इजाफा कर दो क्या हो जाएगा? 67 हो जाएगा। यानी कि सिर्फ ट्यूसडे और वेडनेसडे वाले दिन जो टेम्परेचर का सम था वो 67 डिग्रीज के बराबर था। ये मैंने क्या काम करा, इससे फायदा क्या होगा भी समझ में आएगा। देखो मैंने ट्यूसडे और वेडनेसडे के टेम्परेचर का सम निकाल लिया, किसके बराबर है? 67 डिग्री के बराबर है। अब मुझे मालूम है मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है मंडे का खाली। तो भाई देखो क्वेश्चन में आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का सम भी हमने निकाला हुआ है, 96 के बराबर है। यानी कि अब अगर मुझे सिर्फ मंडे का सम चाहिए, मुझे अगर सिर्फ मंडे का टेम्परेचर चाहिए आसान भाषा में, तो देखो मेरे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का सम टेम्परेचर मौजूद है। अगर मैं इसमें से ट्यूसडे और वेडनेसडे के टेम्परेचर को माइनस करवा दूं, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या बच जाएगा? सिर्फ मंडे बच रहा होगा, है ना भैया? तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का देखो मेरे पास टेम्परेचर कितना था? 96 डिग्री था। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का मेरे पास तीनों दिनों के टेम्परेचर का सम कितना है? मेरे पास 96 है। अगर मैं इसमें से ट्यूसडे और वेडनेसडे का सिर्फ टेम्परेचर का सम निकाल दूं, ट्यूसडे और वेडनेसडे का अगर मैं इसमें से पार्ट निकाल दूं, तो 96 माइनस का 67 क्या हो जाएगा? भाई 90 में से 6 आप निकाल दोगे 60, तो सिंपल तरीके 30 बचेगा। और 6 में से 7 जाएगा तो फर्दर एक कम हो गया, तो 29 बन रहा होगा। कितना बन रहा होगा? 29। यानी कि मंडे वाले दिन जो टेम्परेचर होगा वो सिर्फ 29 के बराबर होगा। जरा जल्दी से देखो मैंने क्या काम करा, फिर मुझे बताओ इस क्वेश्चन में बात पल्ले पड़ती नहीं पड़ती। देखो क्वेश्चन लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग था। क्वेश्चन में आपको एवरेज गिवन था मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के टेम्परेचर का 32 के बराबर, और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का एवरेज गिवन था 34 के बराबर, और अकेले थर्सडे के दिन का टेम्परेचर गिवन था 35 डिग्री। एग्जामिनर ने मंडे का टेम्परेचर मांगा हुआ था। हमने सबसे पहला काम क्या करा, हमें एवरेज टेम्परेचर जो 3 दिनों का गिवन था, मैंने इसके ऊपर उन 3 दिनों का सम निकाल लिया कि भाई मेरे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का टोटल सम क्या आ रहा है टेम्परेचर का? 96 आ रहा था। और फिर यही काम हमने ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के टेम्परेचर के साथ किया कि भाई ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का सम क्या आ रहा है? ये आ रहा था मेरे पास सिंपल तरीके से 102 के बराबर। हमने जब ये काम कर लिया, अब हमने सिंपल सा काम करना है कि भाई देखो एग्जामिनर ने चालाकी करते हुए क्या दिया हुआ था मुझे? मुझे इंडिविजुअली थर्सडे का टेम्परेचर दिया हुआ था। तो भाई देखो अगर मेरे पास ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का सम का टेम्परेचर आ गया, सम का मतलब क्या है कि भाई इन तीनों दिनों का अगर मेरे पास कंबाइंड टेम्परेचर मौजूद है, तो अगर मैं इसमें से सिर्फ थर्सडे का टेम्परेचर खत्म कर दूं, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर आ जाना चाहिए। तो मैंने यही तो काम करा कि भाई मैंने ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का जो टेम्परेचर का सम था, मैंने उसमें से थर्सडे के पार्ट को माइनस कर दिया, तो मेरे पास ओवरऑल क्या आ गया? सिर्फ ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर आ गया। अब इससे फायदा ये हुआ कि क्वेश्चन ने मुझे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का भी सम टोटल टेम्परेचर का गिवन है। तो मैंने क्या करना है भैया, मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का जो टेम्परेचर का सम था, टोटल था, मैंने उसमें से ट्यूसडे और वेडनेसडे के पार्ट को खत्म कर दिया। यानी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे के जो दिन का टेम्परेचर था मैंने माइनस कर दिया, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास सिर्फ मंडे के दिन का टेम्परेचर आ जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो रहा होगा। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था भैया। मुझे बताओ क्या मसले की बात है? बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती? कमेंट सेक्शन में लाजमी जवाब दीजिएगा। बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती भैया? ये क्वेश्चन आईबी में आया हुआ है, लम्स में आया हुआ है, नस्ट और फास्ट में इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आए हुए। तो भाई देखो क्वेश्चन के रट्टे नहीं मारने। हाँ पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि जब क्लास एंड हो जाए तो भाई ये पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मगर पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन को जो क्लास में मैंने क्वेश्चन करवाए उनको सॉल्व करो। पहला स्टेप यही होना चाहिए। मगर असल काम क्या है कि भाई इस कॉन्सेप्ट को समझो, किस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया है। यही क्वेश्चन 99% टाइम आपके पेपर में आ रहे होंगे। यही क्वेश्चन 99% टाइम आपके पेपर में एग्जैक्टली आ रहे होंगे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर से, है ना भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, बट चलो मैं करवा देता हूं। एग्जामिनर कहता है द एवरेज टेंपरेचर फॉर सैटरडे, संडे एंड मंडे वाज 82 डिग्री। द एवरेज टेंपरेचर फॉर संडे, मंडे एंड ट्यूसडे वाज 85 डिग्री। इफ द टेंपरेचर ऑफ ट्यूसडे वाज 89 डिग्री, व्हाट वाज द टेंपरेचर ऑन सैटरडे? देखो ये टेंपरेचर वाले क्वेश्चन बेतहाशा आईबीए में, नस्ट में, लम्स में, फास्ट में पूछे जाते हैं, खुदारा ध्यान में रखो। देखो अगेन सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, नथिंग डिफरेंस, तो इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। मेरी तरफ से गिफ्ट है, मेरी तरफ से क्या ये क्वेश्चन गिफ्ट है भाई, मैं होमवर्क नहीं देता, गिफ्ट
शिफ्ट देता हूँ सिर्फ, सही है ना। चलो मैं सॉल्व भी करवा देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा हुआ है कि एवरेज टेम्परेचर जो आपके पास मौजूद है सैटरडे का, संडे का और मंडे का किसके बराबर है, 82 डिग्री के बराबर है। ओके, और एवरेज टेम्परेचर जो आपके पास मौजूद है संडे का, मंडे का और ट्यूसडे का किसके बराबर है, ये बराबर है 85 के, सही है ना भैया। सबसे पहले काम क्या करो, अभी आपको इन तीन तीन दिनों का एवरेज गिवन है, आप सबसे पहले सम टोटल निकाल दो कि भाई तीनों दिनों का सम किसके बराबर होगा। कैसे निकालोगे कि भाई एवरेज को आप सिंपल तरीके से नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करवा दोगे, क्योंकि 3 दिन का एवरेज गिवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, 3 होंगी। तो 82 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 2 6 और 8 3 24, 246 आ गया। सैटरडे संडे मंडे का सम क्या आ गया, 246 आ गया। यानी कि सैटरडे संडे मंडे वाले दिन जो टेम्परेचर पड़ा उनका कंबाइंड सम किसके बराबर है, 246 के बराबर है। इसी तरीके से मुझे संडे मंडे ट्यूसडे का जो एवरेज टेम्परेचर गिवन है इससे भी सम निकाल लूंगा टोटल दिनों का मैं। तो 85 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टाइम 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, क्या बन जाएगा, 5 3 15 का 5 1 कैरी, 8 3 24 और 1 25 हो गया। तो ये भी काम भी कर लिया। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपको इंडिविजुअल टेम्परेचर किसका गिवन है, इफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे वाज 89 डिग्री, तो आपको सैटरडे का टेम्परेचर निकालना है। बच्चों वाली चीज बन गई भैया आपको, यानी कि ट्यूसडे का देखो इंडिविजुअल टेम्परेचर गिवन है, तो सही है भाई। ट्यूसडे का मेरे पास टोटल टेम्परेचर जो आ रहे हैं 3 दिनों का ये आ रहा है। तो देखो मेरे पास संडे मंडे ट्यूसडे का टोटल टेम्परेचर गिवन है, तो उसमें से मैं क्या करूंगा, सिर्फ ट्यूसडे वाले टेम्परेचर को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, संडे और मंडे का टेम्परेचर आ जाएगा। तो भाई देखो संडे मंडे ट्यूसडे का टोटल टेम्परेचर कितना है, 255 के बराबर है। तो अगर मैं इसमें से क्या करवा दूं, सिर्फ ट्यूसडे के टेम्परेचर को माइनस करवा दूं, जो कि किसके बराबर है, 89 के बराबर है, तो क्या आ जाएगा, 255 में से अगर आप 89 को माइनस करो, भाई 250 में से 50 निकालोगे तो एक तो ये 100 बन गया तुम्हारे पास, और कितना कम है यार, 85 है ना, यानी कि 89 है सॉरी, यानी कि 29 और है, और 5 का इजाफा तो ये तकरीबन होगा 24। तो 24 और निकालूंगा तो मैं क्या बनेगा, 166, हाँ 166 बन जाएगा। आपने तो यहाँ पे ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हो मेरा बेटा, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। खुदारा परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, मेरी मैथ्स में मत जाइएगा, मेरी मैथ्स एडवांस है। एडवांस क्योंकि बेटा मैं सारा साल ही ये नस्ट फास्ट के आईबीए के बैचेस लम्स के बैचेस पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें उसमें मजा आओ। सिंपल वे में आप सॉल्व कर लो भाई, 5 बचा 4 आ गया, 15 में से 9 गए, सिंपल 6 बचेगा। फिर आपके पास 14 में से 8 निकालोगे, फिर 6 बचेगा, फिर 2 का 1 आ गया, 166 आ गया। तो आपके पास फाइनली क्या आ गया, संडे और मंडे का टेम्परेचर आ गया। अब संडे मंडे का टेम्परेचर आ गया, तो भाई आपको क्वेश्चन के अंदर सैटरडे संडे मंडे का एवरेज गिवन था, जिससे हमने इनका टोटल निकाल लिया था। तो भैया देखो अगर मेरे पास सैटरडे संडे और मंडे का टोटल अमाउंट मौजूद है, अगर मैं उसमें से सिर्फ संडे और मंडे के टेम्परेचर को माइनस करवा दूं, तो अल्टीमेटली मेरे पास सैटरडे का टेम्परेचर आ जाएगा, सिंपल इज दैट। तो भैया क्या करेंगे, सैटरडे संडे मंडे का टेम्परेचर किसके बराबर है, 246 के बराबर है। इसमें से अगर मैं सिर्फ संडे और मंडे का टेम्परेचर निकालना चाहता हूं, तो संडे और मंडे का टेम्परेचर क्या आया मेरे पास, 166 के बराबर आया। तो 246 में से अगर 166 को मैं माइनस करूं, 6 में से 6 गया, एक तो जीरो आ जाएगा। अच्छा भाई दूसरा 24 में से 16 निकालूंगा, तो जाहिर सी बात है 24 में 16 जाने के ऊपर क्या आएगा, 8 बच रहा होगा, नॉर्मल सी बात है, 8 बचेगा तो 80 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 80 आ गया। यानी कि सैटरडे वाले दिन जो टेम्परेचर पड़ा था वो 80 के करीब था। आई होप तमाम बच्चों ने खुद से सॉल्व करने की ट्राई करी होगी, मैंने स्टिल क्वेश्चन आपको खुद भी करके दिखा दिया, आसान सा क्वेश्चन बना दिया। मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल है, बताओ भाई आसान है कि नहीं आसान, जल्दी से बताओ, मुझे मालूम है बच्चा बोलेगा आसान है। भाई आसान नहीं है, आसान बनाया गया है। जाके अपने दोस्तों से पूछिएगा जो किसी मशहूर कोचिंग में बैठे हुए होंगे, 70,000 रुपए अपने माँ बाप के पैसे जाया करके, उनको बताइएगा सर हाशिम ने बहुत तरीके से कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उनसे लाजमी शेयर भी करिएगा अपने कोचिंग के, अपने कॉलेज के, अपने दोस्तों के ग्रुप के अंदर, कि भाई अगर आईबी की तैयारी करना चाहते हो, लम्स की तैयारी करना चाहते हो, सेट का एग्जाम देना चाहते हो, तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर अवेलेबल है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट अवेलेबल है डिटेल के अंदर। इतनी डिटेल में कोई और टीचर नहीं पढ़ा रहा होगा, सही है ना भैया। तो मुझे बताइए बात पल्ले पड़ती तो आगे मूव करते हैं भाई, कमेंट में लाजमी लिखो बात पल्ले पड़ गई कि नहीं पड़ी। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अगेन बड़े मजे ही बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। आपको नस्ट के अंदर, फास्ट के अंदर, आईबीए के अंदर, लम्स के अंदर बेतहाशा क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर हमसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है k इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एवरेज ऑफ 3 की पावर k एंड 3 की पावर k+2। देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, बात समझिएगा, एग्जामिनर का माइंडसेट पढ़िए। एग्जामिनर कह रहा है एवरेज निकालो, किसका एवरेज निकालो, इन दो टर्म्स का एवरेज बताओ। अब देखने में तो बड़ी आसान बात लगती है भैया, एवरेज निकालना है, हमें मालूम है भैया एवरेज यानी कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल तरीके से जो भी आपको टर्म्स गिवन है ऊपर उन टर्म्स का क्या ले लिया जाएगा, सम ले लिया जाएगा, और नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स। क्योंकि दो टर्म्स गिवन है तो नीचे डिवीजन में 2 आ गया। अब देखो फर्दर सिंप्लीफाई करने से पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा, आपकी इजाजत दरकार होगी मुझे। भैया देखो मेरी लेक्चर से खास बात है कि छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको साथ साथ मिलते रहते हैं, तो आपकी बड़े मजे की तैयारी इस तरह भी हो जाती है कि आपको कॉन्सेप्ट और तरह के एमसीक्यूज की पैटर्न भी मिल जाता है। अब देखो हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, दुनिया में कभी भी अगर आप दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ और अगर उनकी बेसिस सेम हो, तो उनकी पावर क्या हो जाती है मेरा प्यारा बेटा, पावर उनकी हमेशा ऐड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ए की पावर
बी को अगर मैं सिंपल ए की पावर 1 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो आंसर क्या आ जाएगा, ए की पावर बी प्लस 1। या फिर ए की पावर स्क्वायर को अगर मैं ए की पावर 3 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, देखो दुनिया में एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई देयर बेसिस आर सेम देयर पावर ऑलवेज ऐड। तो क्या बन जाएगा, नीचे वाली बेस को एक बार लिखोगे, पावर ऐड कर दोगे, पावर बन गई 5। सिमिलरली अगर कहीं पे तुम्हारे पास लिखा हुआ ए की पावर 7, तो भाई तुम इसका वाइस वर्सा स्टेप भी तो कर सकते हो कि अगर तुम्हारे पास ए की पावर 7 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि तुम इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हो, ऐसे करके ए की पावर 3 इंटू ए की पावर 4, बात वही बन जाएगी, सही है ना भैया। इसी तरीके से अगर मेरे पास कहीं पे आ रहा है ए की पावर के प्लस 2, तो भाई मैं इसको ब्रेक करके भी तो लिख सकता हूं ए की पावर के इंटू ए स्क्वायर की फॉर्म में। तो भाई इसका मतलब क्या है कि व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई एंड देयर बेसिस आर सेम देयर पावर ऑलवेज ऐड, वापस से बन जाएगा यही टर्म। तो जरा बात को समझिएगा मैंने बात क्या करी है। तो भाई देखो यहाँ पे आपके पास यही वैल्यू तो आ रही है, यहाँ पे मेरे पास 3 की पावर के एज इट इज का एज इट इज, प्लस के साइन के बाद, प्लस के साइन के बाद क्या है 3 की पावर के प्लस 2। तो भाई अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं तो क्या ये ऐसे नहीं बन जाएगा, 3 का स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज, नीचे डिवीजन में 2 आ गया। अब मैं अगर ऊपर वाली टर्म में से 3 की पावर के को कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बच गया, देखो 3 की पावर के मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 3 की पावर के तक चला गया तो 1 बच जाएगा, प्लस का यहाँ से भी 3 की पावर के बाहर चला गया तो सिंपल क्या बच जाएगा, 3 की पावर स्क्वायर बच जाएगा, सही है ना भैया। नीचे डिवीजन में 2 का 2 एज इट इज का एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे, सिंपलीफाई कर दो भैया, कैसे, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 प्लस का 1 10 बन गया। तो क्या बन गया, 3 की पावर के प्लस का 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 होता है, 2 5 जा 10 होता है। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, फाइनल आंसर आ जाएगा 5 इंटू 3 की पावर के। ये फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या मसले की बात है। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि इसके अंदर एवरेज का कॉन्सेप्ट उसने डाल दिया एलजेब्रा के साथ, ये कॉन्सेप्ट बेतहाशा आपको मिलेगा नस्ट के अंदर, फास्ट के अंदर, आईबीए के अंदर, एलकेट के एग्जाम्स के अंदर, लम्स के अंदर, आपको साइट के अंदर। भाई बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब मैंने पाकिस्तान की 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज का नाम ले लिया तो छोटी मोटी यूनिवर्सिटी सीबीएम, बहरिया, कॉमसेट्स वगैरह वैसे इंक्लूड हो जाती है, सही है ना भैया। तो आपने खाली बेसिक वे में इसको सिंप्लीफाई कर लिया। मुझे बताइए क्या मसले की बात है, क्या परेशानी की बात है। भाई नस्ट के इंजीनियरिंग साइड पे भी बेसिक मैथ्स बहुत ज्यादा आती है, मेडिकल साइड के ऊपर सीएस वगैरह के अंदर भी बहुत ज्यादा आ रही होती है, सही है ना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है क्या, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, अगेन बड़ा मजे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो लेक्चर में आने वाला हर क्वेश्चन किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के पास पेपर से लिंक करता है। एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है व्हेन x is subtracted from 2y the difference is equal to the average of x and y, what is the value of x divided by y। कॉन्सेप्ट बेतहाशा मजे का है। एग्जामिनर क्या कह रहा है, व्हेन x is subtracted from 2y, कंडीशन को डिजाइन करना सीखो। कंडीशन क्या दी जा रही है, जब x को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, व्हेन x is subtracted from 2y। एग्जामिनर ने ये नहीं कहा कि x से कोई चीज सब्ट्रैक्ट हुई, एग्जामिनर क्या कह रहा है, व्हेन x is subtracted, is यानी कि x हो रहा है, क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, किससे, फ्रॉम 2y, यानी कि x जो है वो 2y से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 2y माइनस का x हो गया, सही है ना। किसके बराबर है ये, द डिफरेंस, यानी कि जो आपने सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिफरेंस। द डिफरेंस इज इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन आ गया, टू द एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि इनके एवरेज के एक्स और वाई के एवरेज के बराबर है। मुझे मालूम है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई कर दो। मेजॉरिटी बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है इक्वेशन डिजाइन करने में ही होती है। देखो इक्वेशन बड़ी सिंपल सी है, देखो कभी भी इंग्लिश की कंडीशंस में अगर फंसो ना, मैंने आपको पहले भी वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन समझाया था, हमेशा कंडीशन डिजाइन करो, तोड़ तोड़ के पढ़ो। एग्जामिनर क्या कह रहा है, व्हेन एक्स इज सब्ट्रैक्टेड, जब एक्स को माइनस किया जाए, किससे माइनस किया जाए, 2y से, तो ये बराबर होगा डिफरेंस किसके बराबर, x और y के एवरेज के, सिंपल इज दैट। अब देखो 2 यहां पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 4y माइनस का 2x इक्वल टू के बाद x प्लस y का x प्लस y एज इट इज हो गया। अब क्या करेंगे भैया, x वाली टर्म्स को एक साइड पे कर दिए, y वाली टर्म्स को एक साइड पे कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, 4y माइनस का y इक्वल टू के बाद x माइनस का 2x वहां पे जाएगा तो प्लस का 2x बन जाएगा। तो भैया ये क्या बन गया, ये बन गया 4y माइनस का y, ये हो गया 3y, और x प्लस का 2x क्या हो जाएगा, 3x के बराबर आ जाएगा। तो 3 से 3 कट गया तो ऑब्वियसली 1 बचेगा इस साइड के ऊपर, सही है ना भैया। सिंपल वे में कर लो, आपको निकालना क्या है, x डिवाइड बाय y निकालना है ना। तो देखो y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा, 3 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसे कर लो सॉल्व, 3/3 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y। सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, 3/3 होता है 1 के बराबर, तो x डिवाइडेड बाय y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। असल चीज कंडीशन को पिक करना है, अगर कंडीशन को आपने पिक कर लिया तो क्वेश्चन तो भैया चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर मीन मोड मीडियन एवरेज का बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। एवरेज का क्या कह रहा है एग्जामिनर, एग्जामिनर देखो बड़े मजे की बात कर रहा है। एग्जामिनर कहता है इफ द एवरेज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज 32 एंड द एवरेज ऑफ वाई एंड जेड इज 27, व्हाट इज द एवरेज ऑफ एक्स एंड 2x। बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है, कर बड़े मजे की बात रहा है, मगर क्या कहता है एग्जामिनर, जरा बात समझो। एग्जामिनर, इसको मैं यहां पे थोड़ा ले जाता हूं ताकि बात पल्ले पड़े। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई एवरेज ऑफ एक्स वाई और जी किसके बराबर है, 32 के बराबर है। यानी कि हमारे पास 3 टर्म्स का क्वेश्चन है, मुझे एवरेज गिवन है, एवरेज ऑफ एक्स
कॉमा वाई कॉमा जेड किसके बराबर है? 32 के बराबर है। ओके, अगर मुझे एक्स वाई और जेड का सम निकालना है तो जाहिर सी बात है इन तीनों टर्म्स का सम किसके बराबर आ जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम आ जाएगा। देखो हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो भाई अगर मुझे एवरेज गिवन और मुझे सम निकालना है तो मैं क्या करूंगा? जाहिर सी बात है फॉर्मूला जो मेरे पास होता है सम डिवाइडेड बाय टर्म्स। तो अगर मुझे एवरेज गिवन है तो मैं टर्म्स को एवरेज से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, सम की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास जिस तरह मैं टेम्परेचर वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही है। तो मैं 32 को सिंपल तरीके से क्या करवा दूंगा? 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो कितनी टर्म्स आ रही है, 3 टर्म्स आ रही है, 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 32 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3 2 जार 6 और 3 3 जार 9 के बराबर हो गया। यानी कि मेरे पास इन तीन टर्म्स का सम आ गया 96 के बराबर। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में आगे y और z का एवरेज गिवन है 27 के बराबर। यानी कि क्वेश्चन कहता है कि भाई तुम्हारे पास y और z का जो एवरेज है वो बराबर है 27 के। अगेन अगर मुझे इसका सम निकालना है कि y प्लस z किसके बराबर होगा, तो y प्लस z की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया? कैसे निकालेंगे सम? देखो एवरेज को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। एवरेज अगर 27 27 को क्या करवा दिया जाएगा? नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो जाएंगे। 27 इंटू 2 क्या बन जाएगा? 7 2 14 का 4 1 कैरी 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा। यानी कि मेरे पास सम क्या आ गया? 5 प्लस z का आ गया 54 के बराबर। नेक्स्ट आगे एग्जामिनर क्या कहता है? आगे एग्जामिनर कह रहा है एवरेज ऑफ x प्लस 2x। तो यानी कि मुझे निकालना क्या है? मुझे x प्लस 2x का एवरेज निकालना है। कोई मसले की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, सिंपल सी चीज है। सबसे पहले मेरी कोशिश क्या होनी चाहिए? किसी तरीके से x की वैल्यू को फाइंड कर लूं। अगर x आ जाएगा तो 2x वैसे ही आ जाएगा, और फिर x और 2x का एवरेज निकालना बच्चों का काम है। तो पहला काम क्या है मेरा? पहला काम जिम्मेदारी ये कि पहले मैं सबसे पहले किसी भी तरीके से क्या निकाल लूं? x की वैल्यू को फाइंड करूं। अब देखो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का जो सम आया वो किसके बराबर आया? 96 के बराबर आया। और मेरे पास y प्लस जेड का जो सम आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? 54 के बराबर। तो अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं जिस तरह टेम्परेचर वाले में काम किया था, तो भैया y प्लस जेड कैंसिल आउट हो गया। 96 माइनस का 54 क्या हो जाएगा? 96 में से अगर 54 को निकालोगे तो क्या बचेगा? 6 में से 4 गया 2 बचेगा, 9 में से 5 गया 4 बचेगा। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 42 के बराबर आ गई। ये हमारे पास क्या चीज आ रही है? देखो जिस तरह हमने टेम्परेचर वाले में सॉल्व किया था बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है कि मैंने सिंपल तरीके से अपने एवरेज की वैल्यू, हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया। हमने क्या कर लिया? एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब देखो क्वेश्चन में 2x का जिक्र हुआ हुआ है। अब 2x कैसे निकालूंगा भाई? इस x को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 2x बन जाएगा। तो भाई सिंपल तरीके से मैं क्या करूंगा? 42 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या बन जाएगा? 2 2 जार 4 4 2 जार 8। तो मेरे पास 2x की वैल्यू किसके बराबर आ गई भैया? मेरे पास सिंपल तरीके से 2x की वैल्यू आ गई 84 के बराबर। 2x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 84 के बराबर आ गई। अब मुझे अगर x और 2x का एवरेज चाहिए तो मुझे मालूम है x की वैल्यू है 42 के बराबर और 2x की वैल्यू आ रही है 84 के बराबर। दोनों को आपस में डिवाइड करवा दीजिए, सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। क्या बन जाएगा? 4 प्लस 2 6 हो गया, 8 और 4 12 हो गया, 126 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 6 12 और 2 3 6 होगा ना, 63 होना चाहिए मेरे ख्याल में। तो 65 क्यों हो रहा है? 65 में गलत लिखा हुआ है, 63 आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में गलती हुई है, सही है ना भैया? क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास? सिंपल तरीके से 63 के बराबर हो जाएगा। कैसे सॉल्व किया? किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन के अंदर आपको तीन टर्म्स का पहले एवरेज गिवन था, एक्स वाई और जेड का, सही है ना भाई? एक्स वाई और जेड का मुझे एवरेज गिवन था। हमने क्या कर लिया? सम निकाल लिया। सम कैसे निकाल लिया? वी नो दिस थिंग, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम डिवाइडेड बाय टर्म्स। तो भैया मुझे अगर एवरेज गिवन है, मुझे सम निकालना है, तो टर्म्स तो ऑब्वियसली तीन टर्म्स है, तो टर्म्स की वैल्यू तीन ही गिवन है। तो एवरेज को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा टर्म्स से, तो मेरे पास क्या आ गई? सम की वैल्यू आ गई तीनों टर्म्स का, यानी कि टोटल सम क्या आ रहा है, सही है ना भैया? अब आगे एग्जामिनर ने मुझे वाई और जेड का एवरेज दिया हुआ था 27 के बराबर। यानी कि वाई और जेड दो टर्म्स है, उनका सम उनका क्या गिवन है? एवरेज गिवन है 27 के बराबर। तो मुझे अगर इन दोनों टर्म्स का सम चाहिए तो हमने सम निकालने के लिए क्या करना है? सम निकालने के लिए हम सिंपल तरीके से टर्म्स इनको एवरेज को टर्म से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो सम आ जाएगा। तो ये सम आ गया 54 के बराबर। अब आपने क्या किया? अब आपको जो एक्स वाई जेड का जो टोटल सम आया उसमें से मैं वाई और जेड के अगर सम को माइनस करवा दूंगा तो जाहिर सी बात है इंडिविजुअली एक्स का सम खाली बच रहा होगा। देखो भाई अगर एक्स वाई और जेड का ये टोटल सम आ रहा है, एक्स वाई और जेड का टोटल सम है, अगर मैं इसमें से वाई और जेड के सम को माइनस करवा दूंगा तो ऑब्वियसली सी बात है मेरे पास इंडिविजुअली एक्स का सम बच रहा होगा। तो हमने यही काम करा, एक्स का सम आ गया। चूंकि क्वेश्चन में मुझसे मांगा हुआ क्या था? एक्स और 2x का एवरेज। तो जाहिर सी बात है अगर x आ जाएगा तो 2x क्या होगा भाई? 2x का मतलब क्या है? x को 2 से मल्टीप्लाई करवाना। तो सिंपल तरीके से भाई x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 42 के बराबर आ गई। उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो 84 बन गया। सिंपल तरीके से भैया हमारे पास इस तरीके से एवरेज ले लेंगे, एवरेज लेने पे आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या हो गया? चुटकी बजा के सॉल्व हो गया ना भाई? बोलो बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती? कमेंट सेक्शन में बताओ, बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? तमाम बच्चों से मुझे रिस्पॉन्स चाहिए भाई। बात पल्ले पड़ती है, समझ में आती है तो भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ना, क्यों बैठे हुए ऐसे ही? अगले क्वेश्चन में मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए बेटा। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सोच रहे होंगे सर बार बार क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट कह देते हैं। मेरा बेटा सारे क्वेश्चन आईबीए के, लम्स के, नस्ट के, फास्ट के पेपर से लिए गए। इनफैक्ट इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन मौजूद हैं 10 दफा आईबीए में आए हुए, 20 दफा आए हुए सेट के अंदर। तो भाई सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इफ x इज द एवरेज ऑफ k एंड 10 and y is the average of k and 4, what is the average of x and y in terms of k?
बड़े ही मजे का कॉन्सेप्ट है, बेतहाशा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या कह रहा है एग्जामिनर, बात को पहले पल्ले पढ़ने दो भैया। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई इफ x इज द एवरेज ऑफ k एंड 10, यानी कि x जो है ना ये एवरेज है k और 10 का। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे k और 10 का एवरेज गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ भैया, हमें k और 10 का एवरेज गिवन है। क्या गिवन है, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख लो कि भाई x जो है ना ये एवरेज है, x जो है ये एवरेज वैल्यू है किसकी, k और 10 की। यानी कि k और 10 दो टर्म्स है जिनका जब एवरेज लिया गया तो आंसर क्या आया, x के बराबर आ रहा है। एक कंडीशन मुझे ये गिवन है। दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, y इज द एवरेज ऑफ k एंड 4, यानी कि y जो है ये एवरेज है किसका, k का और 4 का। तो मुझे मालूम है एवरेज का फॉर्मूला सिंपल सम डिवाइडेड बाय क्या होता है, टर्म्स होता है ना। इसी तरीके से मैं डायरेक्टली मैंने लिख दिया। आप इस तरीके से करना चाहो इस तरीके से करके लिख दो, पहले एवरेज लिखो फिर सम से मल्टीप्लाई, या डायरेक्टली इस तरीके एवरेज के फॉर्मूले के तौर पे लिख दो कि भाई x, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x क्या है, एवरेज है k और 10 का। तो k और 10 का अगर एवरेज है तो k प्लस 10 डिवाइड बाय, यानी कि सम ऊपर लिए नंबर ऑफ टर्म्स नीचे ली, और यहाँ पे एवरेज आ गया। पहली क्वेश्चन बन गई, दूसरी क्वेश्चन बन गई। एग्जामिनर कह रहा है बताओ व्हाट इज द एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ के। तो भाई यहां तक की बात हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि एक्स क्या है, एवरेज है के और 10 का, तो मैंने फॉर्मुले में लिख दिया, फॉर्मुले की फॉर्म में। वाई क्या है, एवरेज है के और 4 का, मैंने फॉर्मुले की फॉर्म में लिख दिया। एग्जामिनर मुझसे मांग क्या रहा है इस क्वेश्चन में, एग्जामिनर कहता है कि भाई एक्स और वाई का एवरेज बताओ। क्या बताओ, एक्स और वाई का एवरेज बताओ, कोई मसले की बात नहीं है। तो भाई एक्स और वाई का एवरेज मुझे अगर निकालना है तो एक्स और वाई का एवरेज क्या होगा, एक्स प्लस का वाई डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होगा। एवरेज का फॉर्मुला तो यही है ना मेरा बेटा, एवरेज का फॉर्मुला यही है कि एवरेज का फॉर्मुला क्या होगा, इन दो टर्म्स अगर एवरेज लेना है तो एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 2। इन टर्म्स ऑफ के को भी छोड़ दो। देखो एक्स की वैल्यू आपको क्या गिवन है, हमें एक्स की वैल्यू गिवन है जो कि क्वेश्चन में गिवन थी हमें। क्या वैल्यू गिवन है, वैल्यू को प्लॉट कर दूंगा। एक्स की वैल्यू आ रही है के प्लस का 10 डिवाइडेड बाय 2, प्लस का साइन एडिड, इसका एडिड। वाई की वैल्यू किसके बराबर है, वाई की वैल्यू बराबर है के प्लस के 4 डिवाइडेड बाय 2 के, नीचे डिवीजन में होल 2 का 2 आ गया। देखो चूंकि ऊपर वाली दोनों टर्म्स के नीचे सेम वैल्यू आ रही है, इसलिए नीचे वाले 2 को एक ही बार लिखेंगे और ऊपर वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो क्या बन गया, के प्लस का 10, इसको बेशक यहाँ पे कर दो ताकि अच्छा रहेगा। क्या बन जाएगा भैया, ऊपर वाली टर्म्स को सारी आपस में ऐड हो जाएंगी क्योंकि एलसीएम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इधर आ गया 2 और नीचे होल डिवीजन में भी क्या आ रहा है, 2 का 2 आ गया। सही है ना भाई, बेसिक बात हमने यहाँ तक की कर ली कि भाई ऊपर वाली टर्म्स, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों टर्म्स के नीचे 2 आ रहा था, वैल्यू सेम थी, यानी कि एलसीएम एक ही बार लिखा जाएगा, ऊपर वाली टर्म सिंपल ऐड करवा देना है। तो भाई क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल, के प्लस का के हो गया 2 के और 10 प्लस का 4 होता है 14 के बराबर। नीचे डिवीजन में आ गया 2। और देखो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, कभी भी मैथ्स के अंदर अगर एक से ज्यादा टर्म्स डिवाइड हो रही हो तो सबसे नीचे वाली जो चीज होती है नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट होकर लिखी जाती है, उल्टी करके लिखी जाती है। तो हमने क्या करा, सबसे नीचे जो टर्म डिवाइड हो रही थी होल डिवीजन के नीचे, ये होल डिवीजन के नीचे जो टर्म डिवाइड हो रही थी नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट होकर लिखी जाएगी, तो इस फॉर्म में लिख दी गई। अब देखो क्या बन गया, ये हो गया 2k प्लस का 14 डिवाइडेड बाय 4। क्या बन गया, 2k प्लस का 14 डिवाइडेड बाय 4। इसको अगर थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर लूं तो और सिंप्लीफाई वैसे हो सकता है, कैसे कि देखो ये बन गया ऊपर 2k प्लस का 14 डिवाइडेड बाय 4, ऊपर से अगर आप 2 कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा k प्लस का 7 डिवाइडेड बाय 2 फाइनली। कैसे कि भाई ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बनेगा, ऊपर से 2 कॉमन लूंगा तो k प्लस का 7 बन जाएगा, नीचे 4 का 4 था तो 2 1 2 2 2 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, k प्लस का 7 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व किया, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, देखो मैं एक एक क्वेश्चन को 10 दफा रिपीट भी कर रहा होता हूँ ताकि तमाम बच्चों को बात पल्ले पड़े। सिर्फ अच्छे बच्चों को नहीं पढ़ाना मकसद, पढ़ाना हर बच्चे को मकसद है ताकि हर बच्चे को बात समझ में आए। देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि क्वेश्चन ने आपसे कहा हुआ है, आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर x क्या है, एवरेज है किसका, एवरेज है k और 10 का। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, x एवरेज है किसका, k और 10 का, तो k प्लस 10 डिवाइड बाय 2 आ गया फॉर्मूले का। आगे एग्जामिनर कह रहा है अगर y क्या है, एवरेज है k और 4 का, यानी कि y क्या है, एवरेज है किसका, एवरेज है k और 4 का, तो k प्लस 4 डिवाइड बाय 2 हो गया। सही है ना भाई, ये दो काम हमने सिंपल तरीके से कर लिए। अब एग्जामिनर कह रहा था कि x और y इन टर्म्स ऑफ k क्या होगा, एवरेज ऑफ x एंड y। तो भाई x और y का हमने सिंपल फॉर्मूला ओपन करना है। मुझे मालूम है कि भैया x और y का एवरेज के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x प्लस 5 डिवाइड बाय 2 बन जाएगा। तो मैंने x के अंदर x की वैल्यू को प्लॉट करा, y के अंदर y की वैल्यू को प्लॉट कर, डिवीजन में 2 का 2 एडिट आ गया। आगे जो काम करा वो सिंपल दूसरी क्लास के भी छोटा क्लास का बच्चा कर सकता है। सिंपल हमने मैथ्स को ओपन करा है कि भाई सिंपल तरीके से इन दोनों के नीचे 2 2 आ रहा था, नीचे वाली टर्म एक ही बार लिखी, ऊपर वाली टर्म्स ऐड हो गई, सिंपलीफिकेशन करी, आंसर आ गया। और अगर किसी बच्चे को इस बात में प्रॉब्लम हो रही है कि सर ये वैल्यू कैसे बनी, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, x की वैल्यू है एवरेज k और 10 का, यानी कि k और 10 जो आपको दो वैल्यूज गिवन है उनका एवरेज क्या आ रहा है, x आ रहा है। सिंपल फॉर्मुला ओपन कर दो ना यार। फॉर्मुला क्या होता है एवरेज का, कि जो भी टर्म्स आ रही है उनका सम ले लो ऊपर, तो k और 10 का सम ऊपर आ गया और नीचे नंबर ऑफ टर्म्स दो टर्म्स है तो नीचे 2 आ जाएगा, और एवरेज की वैल्यू x गिवन है इसलिए x आ गया। तो ये इस तरीके से इसलिए मैंने लिखा हुआ है। आई होप ये बात वैसे सबको क्लियर होगी, बट हो सकता है हाशिम जैसा, हाशिमी जो कोई नालायक बच्चा बैठा हो, मैं अपने आप को इसने जलील कर देता हूँ ताकि कोई बच्चा गिल्ट फील ना करे यार सर हमें समझ में नहीं आया। तो भाई हाशिम अपने आप को जलील कर रहा है, हाशिम को क्या यार, हाशिम हो सकता है उसको बात समझ में नहीं आई हो, इसलिए मैंने हाशिम के लिए बात क्लियर कर दी। सही है ना भैया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 अगेन बड़ा मजे का, इसी टॉपिक का बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो ये क्या कह रहा है, कहता है इफ p इज द एवरेज ऑफ 3 अल्फा एंड 7, इफ p इज द एवरेज ऑफ, इफ p इज द एवरेज ऑफ
3 alpha and 7, and Q is the average of 5 alpha and 13. R is the average of 4 alpha and 22. What is the average of P, Q and R in terms of alpha? सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो वीडियो स्टॉप करो, खुद से सॉल्व कर लो। एग्जामिनर क्या कह रहा है, देखो एग्जामिनर कह रहा है तुम्हारे पास दो टर्म्स हैं 3 अल्फा और 7, इनका जो एवरेज है वो किसके बराबर है, पी के बराबर है। फिर तुम्हारे पास एक टर्म क्या है, क्यू है। ये क्यू जो है ये एवरेज है किसका, 5 अल्फा का और 13 का। 5 अल्फा और 13 का एवरेज गिवन है। और तुम्हारे पास फिर एक टर्म आर है जो किसका एवरेज है, वो एवरेज है 4 अल्फा और 22 का। तुम्हें कंबाइंड एवरेज निकालना है पी क्यू आर का। सिंप्लीफाई कर लो भी, क्या मसले की बात है। चाहो तो मैं इसको बेशक इधर सॉल्व कर देता हूँ, चलो इस साइड के ऊपर सॉल्व कर लेता हूँ। तो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर मुझे मालूम है पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी चूंकि मेरे पास एवरेज आ रहा है किसका, 3 अल्फा और 7 का, तो क्या बन जाएगा 3 अल्फा प्लस का 7 डिवाइडेड बाय 2, पी का एवरेज आ गया। अच्छा भाई क्यू किसका एवरेज है, क्यू एवरेज है 5 अल्फा और 13 का, तो क्यू किसका एवरेज आ रहा है, क्यू एवरेज आ रहा है दो टर्म्स का 5 अल्फा और 13, जो टर्म्स है मेरे पास उनका एवरेज आ रहा है। क्यू किसका एवरेज है, 5 अल्फा और 13 का एवरेज है डिवीजन में 2 का 2। और आर जो है मेरे पास वो किसका एवरेज आ रहा है, आर आ रहा है एवरेज हमारे पास अल्लाह भला करे किसका, 4 अल्फा और 22 का। आर एवरेज आ रहा है 4 अल्फा और 22 का, तो 4 अल्फा 22 2 का 2 आ गया, सही है ना भैया। अब एग्जामिनर कह रहे हैं पी क्यू आर का एवरेज बताओ, तो इसका मतलब क्या है भाई, जाहिर सी बात है एवरेज का फॉर्मुला अप्लाई कर दो। एवरेज का फॉर्मुला क्या होता है, जितने भी टर्म्स आपको गिवन हो सबका सम ऊपर लिया जाएगा, नीचे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी गिवन है, 3 का एवरेज मांगा हुआ है, पी क्यू और आर का एवरेज मांगा हुआ है ना। सिंप्लीफाई कर दो भाई, पी में पी की वैल्यू डाल दो, पी के अंदर पी की वैल्यू डाल दोगे क्या बन जाएगा, 3 अल्फा प्लस का 7। क्यू में क्यू की वैल्यू डाल दो, क्या बन जाएगा 5 अल्फा प्लस का 13। आर में आर की वैल्यू डाल दो, क्या बन जाएगा 4 अल्फा प्लस का 22। अच्छा भाई तो सिंपल तरीके देखो, पी की क्यू की आर की वैल्यू डाल दी और होल डिवीजन में क्या आ जाएगा, होल डिवीजन में 3 का 3 आ गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। फर्दर सिंप्लीफाई कर लो कैसे, कि भाई चूंकि सबके नीचे अब सिमिलर वैल्यू मौजूद है 2 की, तो नीचे वाला 2 एक ही बार लिखा जाएगा, ऊपर वाली टर्म्स को आप सिंपल आपस में ऐड करवा दोगे, तो 3 अल्फा प्लस का 7 प्लस का 5 अल्फा प्लस का 13 प्लस का 4 अल्फा प्लस का 22 का 22, तो नीचे ऊपर वाले टर्म्स को आपने सिंपल ऐड करवा देना है। और देखो होल डिवीजन में क्या आ रहा है, होल डिवीजन में 3 का 3 एज इट इज। अब फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से करा जाएगा मेरा बेटा। देखो 3 अल्फा प्लस का 5 अल्फा प्लस का 4 अल्फा क्या हो गया, 3 प्लस का 4 7 हो गया, और 7 प्लस का 5 किसके बराबर होता है, ये बराबर होगा मेरे पास 12 अल्फा के, सही है ना भैया। यहाँ पे देखो 7 13 और 22, 13 में 7 का इजाफा करूंगा क्या बनता है 20 बनेगा ना, 7 3 10, और हाँ 20 बन गया, और 20 में 22 का इजाफा करूंगा 42 बन जाएगा, तो ऊपर आ गया 42, नीचे 2 का 2 एज इट इज, और होल डिवीजन में देखो क्या आ रहा है 3 का 3। मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, एक से ज्यादा टर्म्स कभी भी डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे जो होल डिवीजन की इसके नीचे वाली टर्म होती है, ये नीचे से ऊपर जाके क्या होती है, रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है। रेसिप्रोकेट फॉर्म का मतलब यानी कि पलटी खा के लिखी जाती है, तो क्या बन जाएगा, ये बन गया मेरे पास 12 अल्फा प्लस का 42 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का 1/3 का 3। अब आप सिंपल तरीके से ऊपर से एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम ऊपर से मैं क्या चीज कॉमन ले सकता हूँ भाई, ऊपर से मैं ले सकता हूँ डायरेक्टली 3 को ले लो कॉमन यार, 3 कॉमन ले लिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 4 12 अल्फा का अल्फा, या आप इसको बल्कि 6 की फॉर्म में ले लो ना, ऐसे ज्यादा बेहतर होगा, 6 बेहतरीन नंबर है भैया। 6 अगर मैं ऊपर से कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 6 2 12 का 2 अल्फा, प्लस के साइन के बाद आगे 6 7 42 का 42 हो गया, और नीचे डिवीजन में 2 का 2 एज इट इज इंटू 1/3 का 1/3, तो 3 1 3 3 2 6 2 1 2 2 1 2, तो आंसर क्या आ गया फाइनली 2 अल्फा प्लस 7 के बराबर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चेक कर लो भाई 2 अल्फा प्लस 7 कहां पे आ रहा है, 2 अल्फा प्लस का 7 2 अल्फा प्लस का 7 ये आ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भाई कैसे सॉल्व करा, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन आपको खुदारा खुद से सॉल्व करना चाहिए था, मैंने आपको करके फिर भी दिखा दिया। अच्छा हो सकता है कोई बच्चा बोले सर ये तो इतने लंबे स्टेप्स हैं, बेटा मैंने आपको देखो, मैं एक उस्ताद हूं, मैं एक टीचर हूं बेटा, मेरे पास पूरे पाकिस्तान के पूरी दुनिया से बच्चे पढ़ रहे होते हैं। अब हो सकता है एक बच्चे का आईक्यू लेवल अच्छा हो, उसको लगे कि सर आपने ये तो बहुत लंबा करके सॉल्व करवा दिया, हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। एक बच्चा बोले सर इतने सारे स्टेप्स कर दिए, और हो सकता है किसी बच्चे के लिए बड़ा हेल्पफुल हो। तो भाई एज अ टीचर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको एक एक चीज लोएस्ट लेवल के ऊपर जाके, बेसिक लेवल के ऊपर जाके करवाऊं। ऑब्वियसली जब आप एप्टीट्यूड में सॉल्व कर रहे होंगे, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, जब आप इन क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करोगे, देखो सबसे पहला काम आपने क्या करना है मेरा प्यारा बेटा, इतनी डिटेल में कोई भी बंदा आपको मीन मोड मीडियन वगैरह का लेक्चर नहीं दे रहा होगा, तो पहला काम आपने क्या करना है बेटा, मेरे लेक्चर में जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आपको पूरी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, पूरी डिस्क्रिप्शन में आपको चीज में अपलोड कर दूंगा। आपने आपका पहला काम ही क्या है कि भाई लेक्चर में मैंने जितने क्वेश्चंस करवाए हैं 40 50 60, इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, इनकी 4 4 दफा प्रैक्टिस करो, पहला काम ही आपका ये, क्योंकि यही क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में आ रहे होते हैं, या फिर इससे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट के आ रहे होंगे, पहला काम आपका ये। उसके बाद अपनी कोचिंग कॉलेज किसी भी पास्ट पेपर्स को सॉल्व करने के ऊपर जाओ, पहला स्टेप हमेशा ये परफॉर्म कर लो, सही है ना भैया। दूसरे नंबर के ऊपर मेरी जिम्मेदारी होती है मैं हमेशा बेसिक लेवल के ऊपर जाके भी पढ़ूं, ताकि हर बच्चे को बात क्लियर हो, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे के नुकसान क्या होता है भाई, कोचिंग में एडमिशन ले लिया, इंस्टीट्यूट के पास चले गए, माफिया के पास चले गए, अब वहां पे टीचर क्या करता है, पेपर के पेज के ऊपर दो क्वेश्चन आ रहे होंगे सॉल्व करवा देगा, बाकी सारे होमवर्क के तौर पे दे देगा, बच्चे को समझ में नहीं आता सॉल्व कैसे करना है। तो भाई इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन को बहुत डिटेल में बता दूंगा, सारे बच्चों को बात समझ में आए।